क्या राकेश भाई, सभी को नमस्कार। हेलो, आवाज़ है? देखिए, कल हम टांग साहब के यहाँ गए थे, तो टांग साहब का बेटा MBBS करके PG के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो जब वो 10th में था तो टांग साहब ने 11th में कहा कि भाई मैथ्स और बायो वगैरह दोनों ऑप्शन खुले रहें। उसको क्लियर था कि मेरे को मेडिकल करना है तो मेरे को बायो लेना है। तो 10th में क्लियर है कि मेरे को मेडिकल करना है, तो 11-12 का विश्लेषण हो सकता है। यदि अगला लक्ष्य किसी लक्ष्य की अपेक्षा में पृष्ठभूमि तैयार होती है, लक्ष्य कुछ नहीं, अब हस्बैंड जीवन विद्या में लग गया इसलिए पति साथ में आ गया है, पत्नी लगी हुई है इसलिए पति साथ में आ गया, मेरा दोस्त जाता था इसलिए मैं भी चला गया, सुनने से अच्छा लगता ही है, डिपार्टमेंट बोल रहा है इसलिए मैं चला गया। ये लक्ष्य विहीन कार्यक्रम है, इसलिए इसमें कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं होगा। तो जब तक स्वयं में कोई लक्ष्य स्थिर नहीं हुआ है, मैं क्यों ये सब कर रहा हूं, और वो 24 घंटे आपको स्वीकार है, और उसी आपका सुख का अनुभूति उसी के साथ टंगा हुआ है। मेरा MBBS में सिलेक्शन हो जाए, इसी का नाम जिंदगी है। अभी MBBS करने के बाद में सर्जरी में एडमिशन, PG सर्जरी में हुआ तो उसको PG सर्जरी नहीं चाहिए, उसको PG क्या बोलते हैं, फिजिशियन चाहिए, फिजिशियन चाहिए। तो सर्जरी में एडमिशन नहीं लिया, 1 साल का ड्रॉप ले लिया। 1 साल का ड्रॉप लेके अभी फिर से तैयारी कर रहा है, और तैयारी करने का तरीका उसके रूम में जाके कल देखा है ना, तो उसका फ़ोटो मैं आपको दिखा दूंगा, वीडियो बनाया हुआ है। पूरे कमरे की दीवारें वो चिट से जो भी याद करना है वो चिट लगी हुई है। वो चिपकाने वाला नहीं आता आजकल गम से, नीला हरा टाइप का, तो पूरे कमरे की दीवार में कोई जगह ही नहीं बची। तो लक्ष्य क्लियर है तो अभी की तैयारी हो रही है। तो किसी लक्ष्य के अर्थ में पृष्ठभूमि तैयार होती है, किसी लक्ष्य के अर्थ में कोई प्रयास होता है। यदि लक्ष्य स्वीकृत नहीं है तो वातावरण के प्रभाव में कुछ कर लेते हैं, बाद में नहीं कर पाते। आप भी देख लीजिए, यदि वातावरण के प्रभाव में आप चल पाते हैं और बाकी समय नहीं चल पाते हैं तो आप वातावरण के प्रभाव में हैं। अभी आपकी अपनी यात्रा शुरू नहीं हुई। लक्ष्य क्या है ना? फिर आत्मीय में रहेंगे तो भी करेंगे, कहीं बाहर रहेंगे तो भी करेंगे, करना तो यही है। इसी के लिए फिर जॉब, इसी के लिए जिंदगी, इसी के लिए खेत, इसी के लिए घर, इसी के लिए रिश्ते, इसी के लिए संसार। देखो, एक आदमी बिजनेस करने का स्वीकार लेता है, बिजनेस करने का स्वीकार लिया, फिर उसके अंदर क्या चलता है, सब बिजनेस के लिए। वो घर गिरवी रख देगा, सबकी सपोर्ट उसको बिजनेस के लिए चाहिए, 24 घंटे बिजनेस के लिए सोचता है, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से एक्सपर्टीज आएगा, है ना, कुछ भी करे सोचता वही। उसका सारा सुख कहाँ पे टंगा हुआ है, बिजनेस सफल हो जाए इस पे टिका हुआ है। हमारा सुख कहाँ पे टंगा हुआ है उसको देख लीजिए। तो वातावरण के प्रभाव से हम चलते हैं कि हम वातावरण को प्रभावित करते हैं, या हम वातावरण बनाते हैं? हम वातावरण के प्रभाव से चलते हैं या हम वातावरण बनाते हैं? हमारे होने से वातावरण है। ये उस बात का जो राकेश भाई पढ़ रहे थे, ज़्यादा गर्म है, ये उस बात का मतलब है जो राकेश भाई पढ़ रहे थे कि अति मानवीयता की अपेक्षा में मानवीयता का विश्लेषण है। जब एक बच्चा भी क्लासरूम में पढ़ रहा होता है तो मार्क्स लाने के लिए विश्लेषण कर रहा होता है, इसलिए विश्लेषण कर लेता है तो भी कहीं नहीं पहुंचता है, नहीं करता है तो भी कहीं नहीं पहुंचता है, क्योंकि मार्क्स अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है।
ऐसी बात है। तो जब तक लक्ष्य मानव लक्ष्य के रूप में नहीं पहचाना जाएगा, जब तक सारा शॉर्ट टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग जितने भी भाषा हम प्रयोग कर रहे हैं वो सब कुछ मानव लक्ष्य के अर्थ में नहीं होगा, तब तक फल मिल जाएगा तो भी वहाँ पहुँच के पता चलता है कि फल नहीं मिला है। जिनको जॉब नहीं मिली उनको लगता है यार परेशानी है, वो भी कुछ करके अपना काम चला ही रहे हैं। हमको मिल जाती है तो भी लगता है यार मज़ा तो नहीं आ रहा है, कुछ और चाहिए। तो अंत में जो मज़ा है वो अपने साथ अपना थामला पकड़ने में ही है। तो यहाँ यदि अध्ययन होगा तो या तो अपना थामला पकड़ने की स्थिति के रूप में अपना थामला पकड़ में आ जाए, गति के रूप में मेरी उपयोगिता को मैं जिस भी डायमेंशन में देखता हूँ, हर व्यक्ति अपनी उपयोगिता को किसी एक डायमेंशन में प्रधान रूप में देख सकता है। कोई शिक्षा के रूप में देख सकता है, कोई बच्चों के साथ काम करने के रूप में देख सकता है। वो डायमेंशन अलग अलग हो सकते हैं और वो बदलते भी रह सकते हैं, लेकिन क्लियरली मैं ये देखता हूँ कि हाँ मुझको ये करना है, फिर उसके लिए मेरी योग्यता का अर्जन, उसके लिए मेरी तैयारी, तब वो उसके लिए तो किसी लक्ष्य के अर्थ में मेरा सारा प्रयास अभी लगा हुआ होता है। तो लक्ष्य क्या है? बढ़िया। तो किसी भी अभियान में 4 तरह के लोग होते हैं। किसी भी अभियान में, किसी भी समूह में 4 तरह के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो अपना दुख दूर करने आए होते हैं। उनको कोई भी कष्ट है, शारीरिक, पारिवारिक। एक तरह के वो लोग हैं जिसको उस ग्रुप में रहना अच्छा लगता है, उसके लिए वो कंफर्टेबल जोन है। तीसरे वो हैं जो उस ग्रुप में रह के कोई रिलेशन बना के और कोई ज़िंदगी की महत्वाकांक्षा को पूरी कर लें, क्योंकि इस तरह के समूह में जितने भी लोग आएंगे वो समान भाव से मिलते हैं, तो यहाँ दोस्ती ज़्यादा आसान हो जाती है। इसलिए बाबाओं के आध्यात्मिक धरातल पे जो लिंक बनने का काम है वो बहुत पावरफुली होता है, और फिर उस लिंक को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना है वो उसके बाद का काम चलता है। तो बहुत सारे लोग किसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति में आए होते हैं। दिल्ली में हमने ये भी देखा कि जिनको क्लास में नहीं पढ़ाना था वो भी अध्ययन में आ जाते, अपना पैसा खर्च करके ना। अब 80,000 मिलता है, 80,000 में से एक बार के अध्ययन में 3,000 रुपये खर्चा हुआ और 10 दिन का छुट्टी आराम से हो गया। ऐसे भी सैंपल मिले। बहुत छोटा प्रतिशत होता है जो लक्ष्य के लिए आता है। तो ये अपने में पहचानना कि मैं यहाँ क्यों हूँ। तो लक्ष्य वालों की संख्या जितनी बढ़ती जाएगी उतनी समूह की क्वालिटी बढ़ जाएगी। बाकी लोग भी बुरे नहीं हैं, माहौल बनाने के लिए ऐसे भी कुछ संख्या चाहिए ही होती, वो माहौल बनाने का काम करते। लेकिन हमको अपने लिए तय करना है, एक बारात है तो सब टाइप के लोग चाहिए ना। तो शिव जी की बारात है तो उसमें सब टाइप के लोग चाहिए होते। लेकिन हमको अपने लिए सोचना है कि मैं कहाँ हूँ और यहाँ रहने से मुझको कितनी संतुष्टि है। ये हम सबका अपना व्यक्तिगत स्वनिरीक्षण है। तो इस अर्थ में लक्ष्य विहीन कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिए लक्ष्य विहीन अध्ययन नहीं है, लक्ष्य विहीन कोई कार्यक्रम नहीं है। लक्ष्य विहीनता ही हमारी जिंदगी का दुख है। कम से कम सांसारिक रूप में जिन लोगों ने लक्ष्य को बहुत क्लियरली पहचान लिया, उन लोगों ने भी कुछ संसार में बेहतर काम कर लिया। जिस भी चीज़ को जिसने पहचाना, किसी ने स्पोर्ट्स पहचान लिया, किसी ने रिसर्च पहचान लिया, किसी ने राजनीति पहचान लिया, तो कम से कम वो कुछ करता हुआ दिखाई देता है, बाकी गोल गोल घूमता हुआ दिखाई देता है। अध्ययन पूर्वक इसकी गति बढ़ सकती है। यदि अध्ययन का माहौल हम अपने बच्चों को उपलब्ध कराते हैं तो उसमें विश्लेषण करने की ताकत बढ़ जाती है। जिस गोल चक्री में हो सकता है वो 2-4 साल 20 साल घूमता, वो 2 साल में उस काम को पूरा कर लेगा।
जैसे साधन बढ़ने से हमारी गति बढ़ गई। यदि पिछले है ना कुछ सालों में देखोगे तो ये धरती की पॉपुलेशन किस कदर बढ़ी, सुविधाएं किस कदर बढ़ी, है ना, क्योंकि हमारी जो फिजिकल ताकत है इंस्ट्रूमेंट की वजह से, मशीन की वजह से वो ताकत बढ़ गई। उसी तरह से यदि अध्ययन की वजह से सोचने की ताकत बढ़ गई, तो ये जो गुणात्मक परिवर्तन हजारों सालों में आया है वो हो सकता है अगले 100 सालों में हमको 50 साल में, 25 साल में दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये बात तो बहुत पावरफुली दिखाई दे रही है कि कम से कम शिविर अध्ययन के क्रम में आदमी वैचारिक गति तो पा जाता है। उसको अपने भाव को व्यक्त करना आ जाता है, दूसरे को सुनना आ जाता है, अपनी बात को कहना आ जाता है, अपने भीतर बहुत सारे निष्कर्ष निकाल पाता है। उसको हो सकता है स्वीकार करने में समय लगेगा, लेकिन कम से कम इतना अंधा तो अब नहीं रहता है कि कुछ भी पता न चले और कोई भी आपको यूज कर ले, ऐसा नहीं होगा। इतना तो पता चल ही जाता। तो उस ढंग से देखें तो काफ़ी पावरफुल है। बच्चों से शुरू हो पाए तो और इसकी ताकत समझ में आएगी, लेकिन लक्ष्य विहीन कोई कार्यक्रम नहीं है। लक्ष्य क्या है? ये सब करके मैं क्या चाह रहा हूँ, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? परंपरा में आदमी ऐसा सोच नहीं रहा है। वो पैदा होता है, किसी स्कूल में चला जाता है, वो नहीं सोच रहा कि मैं स्कूल क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि सब स्कूल जाते हुए दिखाई देते हैं, उसको लगता है यही कार्यक्रम है। फिर सब कॉलेज जाते हुए दिखाई देते हैं, जो नहीं जाता है ना उसको खराब लगता है। परंपरा का कितना प्रभाव है। वो गायत्री परिवार आप लोग सुने होंगे। तो किसी समय में मैं गायत्री परिवार ज्वाइन किया था, तो हरिद्वार में सेंटर है, और मैं हरिद्वार सेंटर में चला गया किसी के साथ। वहाँ सब पीला धोती कुर्ता पहनते हैं, मैं पैंट शर्ट में था, बाकी सब पीले धोती कुर्ते में थे। तो मेरे को इतना ऑकवर्ड लगे जैसे मैं ही कोई गलती कर रहा हूँ। मैं भी खरीद के लाके पहन लिया, पहन के थोड़ा ठीक लग रहा था। तो साइकोलॉजिकल दबाव आता है। तो किसी वातावरण में सब कॉलेज जा रहे हैं, मैं घर पे बैठ गया, अच्छा मैं ही कोई गलती कर रहा हूँ क्या, मैं भी कॉलेज चल देता हूँ। लेकिन कॉलेज क्यों जा रहे हैं ये पता नहीं, शादी क्यों कर रहे हैं ये भी पता नहीं है, फिर भी सब करते हैं। इसलिए तो मार खाते हैं। उस काम की योग्यता ही नहीं थी। जिस काम की योग्यता नहीं है वो काम कर लिया, कहीं तो गाड़ी फंसेगी। मैं खेती करना आता नहीं है और प्लॉट ले लिया तो कहीं तो फंसूंगा, है ना, उसी का नाम समस्या है। तो समूह का इतना बड़ा प्रभाव है, वातावरण का इतना बड़ा प्रभाव है कि मैं कभी क्वेश्चन ही नहीं करता हूं। और जो कोई क्वेश्चन कर दे तो लोग उसको पागल बोलते हैं, क्योंकि उसको पागल के बोलने से वो सही सिद्ध होते हैं, और इसके सही सिद्ध होने से ये पागल सिद्ध होते हैं। और ये इतना बड़ा समूह पागल सिद्ध होना नहीं चाहता है, इसलिए सब मिलके इसको पागल सिद्ध कर देते। प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा होता है क्या, जिंदगी ऐसे चलती है क्या, वो पूछ ले तुम्हारी ठीक चल रही क्या। बढ़िया। तो कम से कम ये प्रोसेस आदमी को क्वेश्चन खड़े करना सिखाता है ना। देखिए बहुत सारे महापुरुषों ने समय समय पे बहुत सारी अच्छी बातें कही हैं। जय कृष्णमूर्ति ने एक ही बात कही है कि क्वेश्चन खड़े करना आना चाहिए आदमी खुद सीख लेगा। तो ये क्वेश्चन खड़े करना भी सिखाता है, उसको आंसर को प्रस्ताव रूप में भी देता है और आपको जांचने का अधिकार भी देता है। आप मान लो ऐसा नहीं कहा जा रहा है। तो जितनी सारी ब्यूटी सारे महापुरुषों ने कही वो सारी एक जगह इकट्ठी होके शिक्षण के रूप में उपलब्ध हो गई, शिक्षा के रूप में उपलब्ध हो गई। ये काम की बात है। बढ़िया। चलो राकेश भाई आगे। हम लोग भैया अध्याय 22 का पठन किया अभी, और कल अध्याय 21 तक का पठन किया था। ठीक है, तो पहले तो सभा से सबसे ये निवेदन है कि उनमें कोई अस्पष्टता हो तो उसकी चर्चा की जाए, और फिर आगे पठन किया जाए कि कैसे जाया जाए। आप जैसा कहें। सभा जैसा कहें। सभा मतलब कल हमने ये
जो पठन किया तो फिर हर एक अध्याय के साथ देखो, साथ मैं अब इच्छा से मुक्त हूँ। सारी इच्छा आपको सौंप दी। आप चलना चाहते हो, जाना चाहते हो, तो मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि यहाँ तक मेरा दायित्व था। इसके आगे आपका दायित्व है। आप चलना चाहते हो तो साथ में उपलब्ध हैं, जितना चलना चाहते हो उतना उपलब्ध हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट लगता है तो अब वो कर लें। अब मेरे मन से वो वाला भाग पूरा हो गया कि एक नए इंस्टीट्यूशन में जो किसी बातों को किसी एक लेवल तक सूचना को उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है ना। उसके बाद आगे चलना तो आपकी जिम्मेदारी है। अब वो नया वाला दौर खत्म हो गया, इसलिए मेरी कोई इच्छा इस रूप में अब नहीं बची है ना। अब आपकी इच्छा क्या है, उसमें मेरी इच्छा शामिल है। ओ, मैं सुबह सोच रहा था हाँ। ये सोम भैया तो इच्छा नहीं करेंगे, हाँ, तो उसको बताना पड़ेगा कि ऐसा करेंगे तो अभी मैं सोच रहा था कि स्कूल में 1 घंटा आप फैकल्टी के साथ बैठे थोड़ी बात करें। कहाँ? स्कूल में? स्कूल में, ये अभी हमारी स्कूल है। नहीं, अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आपका सिस्टम सेटल हो। अच्छा, इस बार चलेंगे तो वापस मुड़ के नहीं देखना है। मैं चलता वहीं हूँ जब वापस मुड़ के नहीं देखना पड़े, और नहीं तो मैं वापस मुड़ लेता हूँ। तो मैं अभी इंतजार कर रहा हूँ कि सिस्टम स्टेबल हो। उसको हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे। तब तक अपनी गति बनाई जाए, तब तक परिवार के रूप में समृद्ध हुआ जाए, तब तक उत्पादन के रूप में समृद्ध हुआ जाए, तब तक जो कल राकेश भाई ने रात को बात कही, मुझको बात सबसे अच्छी लगी कि राकेश भाई यहाँ शिविर लेना शुरू करें, उनके साथ साथ बाकी लोग सपोर्ट करना शुरू करें, धीरे धीरे और लोग इवॉल्व हों और ये सामाजिक विधि से भी शुरू हो, है ना। तो समाज विधि से जो डिज़ाइन समाज में स्वीकृत हो जाए, 2 घंटा रोज का स्वीकृत होता हो तो 2 घंटा रोज का निरंतर रायपुर में ये सफल हो गया। शिविर शुरू, जैसे महिलाओं का सामान्यतः 3 से 5 का टाइम ऐसा रहता है, जो गृहिणी और है ना, क्योंकि वो बच्चे दोपहर का खाना हो गया, शाम का 4 से 6 है ना का टाइम ऐसा है जो बीच का एक खाली स्लॉट है। तो 4 से 6 में शिविर शुरू हो गया, वही शिविर अध्ययन में कन्वर्ट हो गया और नॉन स्टॉप थ्रू आउट चलता है। तो जो भी सुविधा, यहाँ तो 1 से 4 सोने का समय है। तो बाय द वे कुछ लोगों को लगे यार चलो 1 से 4 में बैठ, जो आपको सुविधा लगे वो आप देख लीजिए। वीकेंड्स में लगे, कभी छुट्टियों में लगे, कैसे लगे, लेकिन एक धारा निरंतर बहती रहे, है ना। और वो धारा सिस्टम से मुक्त हो, सामाजिक धारा हो जाए, सिस्टम के लोग भी उसमें शामिल होना शुरू हो जाए। अच्छा तो यही है कि सामाजिक धारा में सिस्टम शामिल हो तो उसकी निरंतरता है। सिस्टम्स जो है प्रभावित होते रहते हैं। तो आपका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, इस इंस्टीट्यूशन ने आपको बहुत बड़ा सौभाग्य इस अर्थ में दे दिया है कि कम से कम 2014 से लेके 2018, कितना साल, 4 साल लगातार आपके लिए ये अवसर उपलब्ध करा दिया। यहाँ से आगे आपकी जिम्मेदारी है। इंस्टीट्यूशन इससे अधिक इस अर्थ में कुछ नहीं कर सकता। तो इंस्टीट्यूशन ने अपना काम पूरा कर दिया। तो यहाँ के बाद ये सामाजिक अभियान बन जाए और समाज से भी कई लोग इस समूह में शामिल हो जाएं। जगह यही रह सकती है ना। जगह शहर के केंद्र में है, बहुत एक सुंदर जगह है। तो इस जगह में शहर के बाहर के लोग भी आमंत्रित हो। यहीं आप शिविर लगाओ जिसमें शहर के बाहर के लोग भी आ जाएं, है ना। ऐसे बहुत सारे मोटिवेटेड लोग समाज में मिलेंगे जो बहुत पावरफुली चलेंगे और जिनके आने से आपका उत्साह बढ़ेगा और आपको देख के उनका उत्साह बढ़ेगा, क्योंकि सिस्टम्स का समाज में एक सम्मान है। तो यहाँ से आगे की यात्रा वैसे शुरू होती है। तो मुझको लगता है कि कल रात की चर्चा में जो एक महत्वपूर्ण पहलू निकल के आया और जो पिछले 3-4 दिनों की चर्चा में निकल के आया कि एक तो उत्पादन को लेके हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, थामला पकड़ के रखना है, ठीक, वो एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और तीसरा ये परिचय शिविरों की शुरुआत, परिचय शिविर, अध्ययन शिविर। अब आपकी योग्यता बन गई, वही आगे की जिम्मेदारी। आप अध्ययन कराओगे तो आपका अध्ययन होगा। अब आपकी स्थिति ये है, जिस दिन आप यहाँ बैठ जाओगे और आपको लोगों का आंसर देना पड़ेगा या आपको आंसर देने की आवश्यकता होगी,
तब आपको लगेगा कि मैं और गहरे जाऊं। तो कुछ गति कोई चीज़ की मोटिवेशन मिलती है और कोई चीज़ की स्थिति में कोई मोटिवेशन मिलती है, दोनों मिला के एक संतुलन बनता है। तो उसके लिए मैकेनिज्म बनाना, अब आप 20-40 लोग मिलके पर्याप्त हैं, 40 लोग किसी चीज़ के लिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो 40 लोग मिलके, यदि 40 लोग एक एक आदमी को भी मोटिवेट करता है तो आपके शिविर में 40 लोग हो गए। फिर उनके साथ कैसे मिलके चलें, कैसे मैकेनिज्म बनाएं, तो बहुत सुंदर तरीके से चला जा सकता है और सब शिकायत मुक्त होकर चला जा सकता है। और कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करने पे उतर आएंगे तो दुनिया में आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ी ताकत है आपके पास। धीरे से ये ताकत उभरेगी तो अपने बच्चों के लिए कुछ सोचेंगे, है ना। तो धीरे धीरे एक दिखाई देगा कि एक ग्रुप मिलके सब कुछ कर पा रहा है, उत्पादन के लिए भी, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए भी, अपने परिवार के रिलेशनशिप के लिए भी। 10 साल बाद ही यात्रा देखेंगे तो कितनी सुखद होगी। उम्र बढ़ने के साथ साथ पति पत्नी संबंध में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एक दूसरे के साथ भाव बढ़ेगा, एक दूसरे की ताकत बढ़ेगी। और एक दूसरे में यदि समय के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता है, भावनात्मक विकास नहीं होता है, तो हम एक दूसरे के साथ लंबे नहीं चल सकते। और फिजिकली साथ साथ जीना ज़्यादा होता नहीं है, जीना तो भावनात्मक रूप में ही होता है, वैचारिक रूप में ही होता है। हम साथ साथ इसलिए हैं, इसलिए मानव की परिभाषा है कि मानव न्यायिक सामाजिक इकाई है। वो न्याय के अर्थ में सामाजिक इकाई है, इससे कम में मानव मानव नहीं है। न्याय के अर्थ में सामाजिक होने का सीधा मतलब है मैं समाधान पूर्वक सुखी होता हूँ, दूसरा भी समाधान पूर्वक सुखी होता है, दोनों के बीच में तृप्ति हो जाती है, इसका नाम न्याय है। एक परिवार में समाधान की रोशनी में अपनी भूमिकाओं को पहचानना, उनका निर्वाह करना, उसका उत्सव मनाना, इस क्रम में मानव का इवॉल्व होना। तो मैं इवॉल्व हुआ, इस बात की जरूरत है, उस इवोल्यूशन को, उस मानसिक बौद्धिक विकास को व्यक्त करने के लिए रूप बल धन पद है। आपके अंदर कोई मानसिक विकास हुआ, आपकी कोई कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, उस कैपेसिटी बिल्डिंग को, उस बौद्धिक विकास को व्यक्त करने के लिए रूप बल धन पद है। बौद्धिक विकास नहीं है, रूप बल धन पद करेगा क्या? सिवाय टाइम पास के कुछ नहीं होगा। तो जिस अर्थ में ये मानव रूप में हम हैं इस एग्जिस्टेंस में, जिस अर्थ में हम मानव रूप में इस एग्जिस्टेंस में हैं, उस अर्थ में अपने आप को पहचाने बिना हमको तृप्ति नहीं हो सकती। कुछ भी कर लीजिए, जितने घोड़े खोल के देखने हैं खोल लीजिए, किसी भी विधि से पहचानिए। मैं नहीं कह रहा जीवन विद्या विधि से पहचानो, जो विधि आपको उपलब्ध हो उससे पहचान लो। लेकिन जैसा मैं एग्जिस्टेंस में हूँ, और एग्जिस्टेंस ना हिंदू का है ना मुस्लिम का है, एग्जिस्टेंस ना हिंदू का है ना मुस्लिम का है ना भारत का है ना पाकिस्तान का है ना अमेरिका का है। एग्जिस्टेंस अपने आप में शाश्वत है, वो किसी नियम से संचालित है। वो नियम किसी का नहीं, किसी के सापेक्ष नहीं है। नियम अपने आप में पूर्ण है, उस नियम की निरंतरता है। जिस अर्थ में मानव इस धरती पे है, इस अर्थ में पहचाने बिना हम अपने घर नहीं पहुंचे, हम बेघर हैं। बेघर आदमी कभी सिक्योर फील नहीं कर सकता, बेघर आदमी कभी अपने आप को आश्वस्त फील नहीं कर सकता, वो कभी विश्वस्त नहीं हो सकता। तो अपने घर पहुंचना हमारी ज़रूरत है। पति का घर मेरा घर नहीं है, मेरा घर, मेरा ईंट पत्थर का घर मेरा घर नहीं है, है ना। मेरा फैक्ट्री मेरा घर नहीं है, मेरा अधिकार, मेरा पद मेरा घर नहीं है। ये कुछ भी काम नहीं दे रहा है ज़्यादा। हाँ, साथ में कोई अच्छी स्टेट ऑफ माइंड है, कोई अच्छी स्टेट ऑफ माइंड है, हमारे में कोई अच्छी स्थिति है, तो साथ मिलके उसका उत्सव मना सकते हैं। ये उत्सव मनाने के काम आता है। लेकिन मेरी स्थिति तो मेरी स्थिति है। आपके होने से मेरी स्थिति कुछ देर के लिए प्रभावित हो सकती है, लेकिन बाद में मेरी स्थिति मेरी ही स्थिति है, वो नहीं बदलती। तो मेरी स्थिति बदल जाए वो तो मेरा ही काम है, ये मेरी जरूरत है। ऐसा है। बोलो कगतरा सर। वो अभी नाम चेंज कर दिया आपने? है अभी नाम चेंज कर दिया?
वो मनोहर मनोहरण भाई, हाँ, मनोहर भाई। तो अभी वो क्योंकि वो हम सब तो थोड़ा झटका लगता है। कोई भी भाई से बुलाए तो वो अच्छा क्या, लगता देखो है। मैं क्या है कि मूल में मानव जो है प्रमाणित होना चाहता है। तो मेरे को एक तो आपका वो कगधरा का प्रोनाउंसिएशन में ऐसा लगता है कि मेरे से ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं बोल के देखता हूँ कि मेरे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं, हाँ ये सब बुलाते हैं ना, इसलिए आपने सोचा कि हम भी हाँ नहीं, मैं उसको बोल के देखता हूँ ऐसा मेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसा है उसके मूल में ऐसा। हाँ जी। तो मैंने वैसे समाधान निकाला कि उसको वो जैसे बुलाए, मैं तो मेरा भाव तो स्थिर। हाँ और क्या, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। बढ़िया लग रहा है, बोलो बेनो। बेन का वो क्या होता है, वो सिंगुलर और प्लूरल, बहनों, अच्छा बहनों भाइयों। क्या मैसेज पहुंचा? लक्ष्य के साथ ही पूरी जिंदगी है, लक्ष्य के लिए सारा एफर्ट है, उसका कोई मीनिंग है। कल राकेश भैया से ऐसे ही मजाक में थोड़ी बात हो रही थी, मैंने बोला कि एटलीस्ट 10-15 साल में भले ही अनुभव कार्यक्रम नहीं है, अनुभव से आगे भी शायद होगा कार्यक्रम। मैंने बोला 30-40 में से 2-4 लोगों को अनुभव हो जाए ऐसा लक्ष्य बना ले। ऐसा मैंने राकेश भैया को बोला, तो ही सोम भैया और सभी लोग इतने एफर्ट डाल रहे हैं। तो मैंने बोला हम एक बना ले, गोल विजन मिशन बना ले कि 10 साल में इतने लोग। देखिए समाज अनुभव कार्यक्रम नहीं है, इसका मतलब ये है कि अनुभव फलन है। फलन है, हाँ। जैसे एक पेड़ पे फल आएगा, ये कार्यक्रम नहीं है। कार्यक्रम तो ये है कि उस पेड़ की सेवा करना है, तो अक्टूबर में और जून में उसको खाद देना है। ये 2 मौसम रहते हैं जब फल की सेवा की, फल के पौधों की सेवा करते हैं, है ना। तो जितने साल का पेड़ होता है मल्टीप्लाई बाई 10 उतना खाद उसको देते हैं। 5 साल का पौधा हो गया तो 50 किलो खाद साल में चाहिए, तो 25-25 किलो 2 बार दे दो। ऐसा 2 साल का पौधा है तो 20 किलो खाद उसको चाहिए, ऐसा नॉर्मल स्टैंडर्ड जैसा मानते हैं। क्या मेरे को ना बहुत सारे काम देख के बहुत अच्छा लगता है, फिर मैं कुछ कुछ कामों को अगली शरीर यात्रा के लिए रख देता हूँ। मुझे लगता है मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है, पर नहीं यार ये आदमी वाला भी करना है, बाकी अभी। कल हम लोग साथ में जा रहे थे तो मैं सोम भाई को पूछ रही थी कि आपको कहाँ जाना अच्छा लगता है। जैसे हम घूमने जाते हैं ना, तो इनको पूछा कि कहाँ जाना अच्छा लगता है, तो बोलते आत्मा में। तो फिर मैं आत्मीय में, आत्मा में भी बोला था। वो आपने पूछा था, कुछ और पूछा था उसके बाद। आउच पूछो तो ना। प्रमाण भी। हाँ, फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा, क्या पूछूं। फिर हम लोग उधर खेत में देख रहे थे, एक अच्छी बात बोली, वो मुझे टच कर गई कि नहीं, प्राणावस्था को पानी चाहिए और ज्ञानावस्था को ज्ञान चाहिए, इससे कम में कुछ होगा ही नहीं। तो वो बात मतलब कि फील हो जाती है। कुछ सेंटेंस हम सुन लेते हैं पर किसी मोमेंट पे ही उसको फील कर पाते हैं, हर मोमेंट पे उसको फील नहीं कर पाते। तो ये ज्ञानावस्था को ज्ञान चाहिए, ये उसको मैं फील कर पाई। अभी मैं क्या हुआ, अभी सम्मेलन में आया था और बीच में सुरेश पटेल जी का फ़ोन रहा इन बीच में कि आपको इतने साल हो गए, आपने गुजरात में कोई शिविर नहीं दिया, तो एक शिविर ही ऐसे ऐसे बन रहा है और मेरे को करने के लिए बोल रहे हैं, पर मैं चाह रहा हूँ कि आप करो और बहुत अच्छा शिविर होगा और ऐसा वैसा। अहमदाबाद की बिल्डर लॉबी है और कुछ IAS IPS लोग हो सकते हैं। तो मैं चलो मैं आ ही रहा हूँ सम्मेलन में, उसके बाद रख लो, उसके बाद कर लेते हैं। वो हॉल जहाँ पे करना था वो हॉल जो है 25 से ही मिल रहा है, उसके पहले मिल नहीं रहा है। तो बोले अब आके वापस क्या जाओगे, यहीं रह जाना, अपन गिर घूम के आएंगे, द्वारका घूम के आएंगे, और भाभी जी के आने का प्रोग्राम था।
तो चलो मैंने कहा भाभी जी के साथ आ रहा हूँ तो चलो कहीं घूम घाम लेंगे। और उसको भी ज़्यादा ऐसे रुचि है नहीं, तो मैंने कहा पर मेरे अंदर तो था ये घूमना घामना क्या होगा इसमें। तो फिर धीरे से काम की वजह से उनका कैंसिल हो गया, तो मेरा बच गया। अब 7 दिन क्या करना है, तो 7 दिन मैंने कहा यार गुजरात में बहुत जगह गए थे और बहुत लोग को ये था कि चलो मिलना है, मैं इन 7 दिन में सूरत अहमदाबाद जहाँ जहाँ होगा कुछ छोटी मोटी गोष्ठियाँ, कुछ मिलने का काम करेंगे, कुछ आराम करेंगे, उसके बाद शिविर करेंगे। तो मेरा मन था ही नहीं घूमने का वैसे भी, तो वो तो मेरे को कैंसिल करना ही था। तो किसी तरह से वाइफ आती तो मैं चल भी देता, तो खैर वो ऐसा हो गया। एक बंदा है अहमदाबाद में, इसका आईटी का काफ़ी बड़ा बिजनेस है। वो 4 साल से पीछे पड़ा है कि आप मेरे को 20 दिन दो, मैं आपको अमेरिका और यूरोप घुमाना चाहता हूँ। आप व्यवस्था की बात करते हो, कम से कम भौतिक व्यवस्था वहाँ देख तो लो कैसी है। अब मेरे को उसको सुनने से मेरे को स्फुरन नहीं होता है। अभी बोले 4 भी चलो, बोले 4 दिन के लिए हो और कुछ नहीं तो चलो बोले सऊदी होके आ जाते हैं, है ना। 4 दिन में सऊदी तो जा ही सकते हैं, है ना। अब मेरे को उसको सुनने से कुछ फील नहीं होता है। अब वो इस बात से नाराज भी है कि यार मैं बोल रहा हूँ कि बोले अच्छा आपको अकेले चलने में ऐसा लगता है तो भाभी जी को भी ले लो, अपन भाभी जी को लेके 20 दिन अमेरिका घूम के आते। अब वो स्वीकार नहीं है कहीं से भी। लक्ष्य क्या है, बिल्डिंगें देखने में कोई रुचि नहीं है, बिल्डिंगें और सड़क देख के कोई रुचि नहीं है, बाकी पदार्थ अवस्था और प्राणावस्था ही है। कहीं भी जाओगे, बोले गिर में जाएंगे शेर मिलेगा। आदमी समझ में नहीं आ रहा है, गिर देख के शेर देख के करोगे क्या। तो एक बार आदमी को आपको वो समझने वाला, देखो जब तक मन के लेवल पे रहेंगे ये चीज़ें बहुत आपको अच्छी लगती हैं। ये मन का लेवल है, जितना टूरिज्म है वो मन के लेवल पे है। जैसे ही आदमी वृत्ति के लेवल पे जाएगा उसकी एक दूसरी दुनिया शुरू हो जाती है, और जैसे आदमी चित्त के लेवल पे जाएगा तीसरी दुनिया शुरू हो जाती है। उसके बाद तो बाहर की कोई दुनिया उसमें छूती नहीं। तो इसका मतलब है कि बड़ा मास है वो वृत्ति के लेवल पे भी नहीं है, बड़ा मास है जो केवल मन के लेवल पे। आप बहुत शांत मन से सोचो कितनी दूर जाएं, कितना एफर्ट लगा के मिलता क्या है, सिवाय थकान और पैसा खर्चा होता है। फिर 4 दिन बाद बराबर आप घर चलो, हो गया, बहुत हो गया, मिलता कुछ नहीं है। इसलिए जिंदगी के साल जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो निष्कर्ष भी आने लगता है, यार घूम के भी सुख नहीं मिल रहा है, भोग करके भी नहीं मिल रहा है, तो मन उदास होने लगता है। कोई जिन लोगों के साथ जीने में कल तक मजा आता था, अब उनके साथ भी कोई ना कोई मनमुटाव या कोई ना कोई गैप आ जाते हैं, या कभी गैप नहीं आते हैं तो कॉमन इंटरेस्ट खत्म हो जाते हैं। जैसे मेरे साथ के दोस्त जिनके साथ हम कॉलेज में पढ़े, कोई झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन अब वो जो काम कर रहे हैं उसमें मेरे को रुचि नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ उसमें उनको रुचि नहीं, तो बात क्या चीज़ पे करें। तो कॉमन इंटरेस्ट नहीं रहता है तो वैसे ही बात खत्म हो जाती है। तो धीरे धीरे करके आप सिकुड़ते चले जाते हैं। आदमी ये बोले भी तो बोले किससे। बाहर अच्छे कपड़े अच्छी गाड़ी रख के हम मुस्कुरा के बात कर लेते हैं तो सामने वाला लगता है बहुत खुश है तो हालत दोनों की अंदर से खराब है। तो एक बार जीवन समझ में आता है तो ये पता चलता है कि यार कोई चीज इसको खुश कर नहीं सकती है। यदि जीवन की बनावट समझ में आती है और जीवन ओरिजिनली एक जैसे हैं, ये एक ही फैक्ट्री से निकली हुई चीज है। सृष्टि के सारे जीवन दूसरे प्लेनेट पे भी होगा तो जीवन नाम की रियलिटी यही है, और ये समाधान से कम में, ज्ञान से कम में खुश होता ही नहीं है। बाकी सब टाइम पास है, तो कुछ भी कर लो। तो एक बार अपने को ये टच करता है कि ये जीवन नाम, मैं जीवन हूं और मैं इससे कम में तृप्त नहीं होता हूं। हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है, मेरी उपयोगिता ही मेरा महत्व है, मानव लक्ष्य के अर्थ में मेरी उपयोगिता है ना। उसके लिए मेरी मानव की समझ और परस्परता की समझ और व्यवस्था की समझ काम करती है। उसके आधार पे मैं चीज़ों को, सिस्टम्स को क्रिएट करता हूँ। इससे कम में ना आदमी के साथ जीना होगा ना मिट्टी के साथ जीना। बाकी शहर में रह के खेत याद आता है। खेत इतना ही अच्छा होता तो खेत में चले क्यों नहीं जाते, है ना। वो शौक के लिए ठीक लगता है बड़े वर्ग में। फार्म हाउस ठीक है, वीकेंड्स में चले जाएंगे।
वो नहीं है वो मुंबई के पास एम्बी वैली, मैं एम्बी वैली में एक शिविर किया था। अब एम्बी वैली तो सभी सुने होंगे ना, सुने हैं कि नहीं? नहीं सुने? अरे एम्बी वैली नहीं सुने तो क्या किए? नहीं नहीं, वहाँ देश का सबसे प्रखर रूप में भ्रमित अवस्था भी है। इंडिया की शायद एकमात्र प्राइवेट कॉलोनी है जिसकी एंट्री फीस पर डे 25,000 है। केवल आप उसको घूमने के लिए अंदर जाना चाहते हो तो उसकी फीस 25,000 रुपये है। तो पूरा एक जंगल है, वेल है ना, ऐसे तो जंगल ही है वहाँ। फिर लोगों ने, सॉरी ठहर जा भाई, वहाँ लोगों ने फ्लैट्स और बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाई हैं। एक एक कोठी 100 करोड़ 200 करोड़ की, मतलब बड़ा, जो मतलब मुंबई और पुणे के जितने भी रईस हैं वो उनका थकान मिटाने की जगह है। अब जब शुरू में बनाई थी ना तो वीक्स में आते थे, वीकेंड्स में आते थे, फिर मंथ एंड्स में आने लगे, फिर सीजन एंड में आने लगे, फिर अभी साल में एक बार आते हैं। तो सारे एम्बी वैली के सारे शानदार मकान उन लोगों के लिए हैं जो उसके मेंटेनेंस के लिए रहते हैं, वो उसमें मौज करते हैं। रहता तो उसमें वही है। रहता तो उसमें वही है, ऐश तो उसमें वही कर रहा है। हाँ, तो बकायदा वहाँ हेलीकॉप्टर को लैंड करने की पट्टी है, अंदर में हेलीकॉप्टर लैंड करता है, अंदर में बहुत सारी सुविधाएं हैं। कुछ भी कर लो, ऐश तो वो नौकरी करेगा जिसके लिए आपने मकान बनाया है। तो क्या सार निकला? ये जीवन को ऐसा लगता है कि यार ये करने से नहीं हुआ तो ये करने से हो जाएगा। ये लगातार चेंज करता है, इसी को मन की चंचलता कहा। लेकिन फाइनली जब वहां तक पहुंचता तो पता चलता है कि इससे भी नहीं हो रहा है। फिर वो बताने के लिए रह जाता है कि हमारा एम्बी वैली में एक मकान है। तो इसका मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड में जीवन नाम की रियलिटी है, तो वो केवल एक ही रियलिटी है जो सुखी दुखी होता है, एक ही रियलिटी है जिसमें समझने की ताकत है। क्योंकि ये एक ही रियलिटी है जिसमें दृश्य और दृष्टा दोनों है, इसलिए उसमें समझने की ताकत है। तो इसके सुखी होने का जुगाड़, इसके सुखी होने का नियम पक्का है, वो निश्चित है, उससे कम में वो सुखी नहीं होता है। ये अपने को स्वीकार हो जाए तो जो कल हमने चर्चा की थी कि सुविधा सुख नहीं है, सुविधा सुविधा है, सुख कोई दूसरी दुनिया है। सुख कौन सी दुनिया है? मूल ऊर्जा अनुभव काल में आनंद के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, न्याय के रूप में और समृद्धि के रूप में। तो समृद्धि, न्याय है ना, विचारों में निर्विरोधिता और अनुभव में आनंद, ये मेरा सुखी होने का धरातल है। इसका कोई विकल्प नहीं है। हाँ, ये किस विधि से मिल जाए, जिस विधि में आपकी आस्था उस विधि से पालो, लेकिन चाहिए तो यही। तो ये स्वीकार होने से हमारे फिर एफर्ट्स, सारा हमारा तन मन धन जो है वो किसी एक दिशा में लगना शुरू होगा। ऐसे बढ़िया। राकेश भाई, माइक। एक स्पष्टता थोड़ी चाहिए। वैसे हमने कुछ चर्चा तो की थी। अध्याय 19 में टाइटल है आचरण पूर्णता पर्यंत शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन का अभाव नहीं है। इसके चलते तीसरे पैराग्राफ में स्पंदन शब्द आया था, स्पंदन। तो वो पूरा पैराग्राफ मैं पढ़ता हूँ, फिर हमने जो यहाँ पे चर्चा की वो बताता हूँ और फिर आपका कोई इनपुट्स उसमें। तो स्पंदन ही अग्रिम विकास के लिए तृषाभिव्यक्ति है। यही प्रत्येक अवस्था में स्वभाव है। स्वभाव परिवर्तन ही मूल्य परिवर्तन है। गुणात्मक मूल्य परिवर्तन ही विकास अर्थात जागृति है। यही स्पंदनशीलता का क्रम है। कंपनात्मक एवं वर्तुलात्मक गति का योगफल ही क्षमता है।
क्षमता ही संस्कार पूर्वक स्वभाव में अभिव्यक्त होती है। अभिव्यक्ति की विविधता ही गुणात्मक परिवर्तन के लिए भी सहायक है। इसी क्रम में मानव न्यायप्रदायी धर्मीयता को प्रसारित करता है। यही अन्य मानवों पर स्थापित होने वाला प्रभाव है। स्थापित मूल्यों का शिष्ट मूल्यों सहित निर्वाह करने की क्षमता ही न्यायप्रदायी धर्मीयता का प्रसारण है, जिसके लिए निपुणता, कुशलता और पांडित्य है। तो ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमने चर्चा किया कि यहाँ जो स्पंदनशीलता लिखा है, तो अब उसको कैसे जांचे, क्योंकि हमने प्राणावस्था में भी स्पंदनशीलता की बात की गई है, और जब यहाँ पे जो स्पंदनशीलता लिखा है तो वो मानव के गुणात्मक परिवर्तन के अर्थ में परिभाषित है। तो मैंने यहाँ से शुरू किया कि जो प्रमुख स्पंदन है, ऐसे भाषा आती है कि समझदारी ही प्रमुख स्पंदन है ना मानव में। तो यहाँ पूरा जो लिखा है गुणात्मक परिवर्तन के अर्थ में स्पंदनशीलता की बात की गई है। तो क्या कोई प्राणावस्था के साथ इसके हमें कनेक्ट करना है यहाँ कहीं, ऐसा एक अस्पष्टता थोड़ी थी? कर सकते। देखिए, यदि पूरे अस्तित्व को देखें तो विकास और जागृति के अर्थ में यथास्थिति से भिन्न स्थिति जब होती है तो उसको हम एक स्टेप आगे, अग्रेसन एक शब्द आया था कभी, तो उसको हम अग्रेसन की क्रिया बोल रहे हैं। तो विकास बोल रहे हैं गठन पूर्णता, जागृति बोल रहे हैं क्रिया पूर्णता, है ना, और आचरण पूर्णता। तो बेसिकली एक अवस्था तृप्त होती है तो उस एक अवस्था की तृप्ति का जो उत्सव है, उस उत्सव का जो फल है वो एक नए डिजाइन को जन्म देता है। कैसे? जैसे हमने शिविर किया, एक क्रिया संपन्न हुई, शिविर करने से जो तृप्ति मिली, जिसको तृप्ति मिली, जब पूछा गया कि अध्ययन कौन करेगा, तो जिसको तृप्ति शिविर से ज्यादा मिली वो अध्ययन को ऑप्ट कर लेता है। तो शिविर की तृप्ति का फलन अध्ययन के लिए पृष्ठभूमि बन गई। ये ठीक हो गया? तो कोई भी एक स्टेप अपने आप में पूर्ण होता है तो वो नेक्स्ट स्टेप के लिए पृष्ठभूमि, उसके लिए पात्रता स्वयं स्फूर्त विधि से विकसित हो जा रही है। इसी आधार पर प्रकृति में जितने भी प्राणावस्था के इकाइयों के डिजाइन हैं, इतनी सारी पेड़ पौधे, इतनी सारी प्रजातियां, तो सारी भिन्न प्रजातियों का डिजाइन भी किसी एक अवस्था का तृप्त होने के फलन में, है ना, जो जिसको हम डीएनए आरएनए बोल रहे हैं, उसमें जो एक नया डिजाइन उभरता है, उस क्रम में एक नई प्रजाति क्रिएट हो जाती है। ऐसा दर्शन में कहीं आएगा। तो एक अवस्था के तृप्त होने का फलन एक क्रिया की जो श्रृंखला है, प्रक्रिया जिसको बोल रहे हैं, एक क्रिया की जो श्रृंखला है उसकी कोई एक पूर्णता है। जैसे और उसको ले लें कि एक मानव एक शरीर से पैदा होता है तो उस समय उसको चलना फिरना बोलना नहीं आता। कोई एक क्रिया चलना पूरा होता है तो उससे अगली क्रिया के लिए वो पृष्ठभूमि बन जाती है। बोलना शुरू करता है तो अगली क्रिया के लिए पृष्ठभूमि बन जाती है ना। किसी पॉइंट पे स्कूल जाता है, क्लास 1 पूरा होता है तो क्लास 2 के लिए अपने आप को योग्य मान लेता है ना। क्लास 1 का एग्जाम देते ही बोलते थे अब मैं क्लास 2 में आ गया। ठीक, तो एक क्रिया जैसे ही पूर्ण होती है वो अगली क्रिया से कनेक्ट हो जाता है। इसलिए कहा कि क्रम है, इसी को नीति कहा। पूरी सृष्टि में देखें तो एक क्रम है, इसी को नीति कहा, है ना। और उस क्रम की पूर्णता को अलग अलग जगह विधि के रूप में पहचाना। तो सारी विधि को इकट्ठा किया तो उसको न्याय, नियम, धर्म और सत्य के रूप में पहचाना। न्याय नियम जो है वो अचानक नहीं हो गया है, उसकी एक श्रृंखला है। तो न्याय की एक श्रृंखला है, और यदि पूरा देखेंगे तो सारी एक सूत्रता की श्रृंखला है। हम अध्ययन के अर्थ में बीच के स्टेप्स को पहचान रहे हैं। हम बीच के स्टेप्स को, उन स्टेप्स को पहचान रहे हैं जहां हम किसी पूर्णता को पहचान रहे हैं, लेकिन है तो पूरी की पूरी श्रृंखला।
तो पूरी की पूरी श्रृंखला का मतलब है कि मूल ऊर्जा में संपृक्ततावश एक पूर्णता अगली पूर्णता के लिए पृष्ठभूमि के रूप में तैयार हो जाती है। ये काम मानव में भी है, ये पेड़ पौधे में भी है, ये तमाम रचनाओं में भी है, ये चेतना में भी है, ये जागृति में भी है, सभी जगह ऐसा ही। तो स्पंदन शब्द को नीचे से लेके ऊपर तक पूरा खींच सकते हैं। मूल कहाँ चला गया कि मूल ऊर्जा में संपृक्ततावश एक पूर्णता परमाणु के रूप में गठन पूरा हुआ तो तुरंत वो दूसरे परमाणु को पहचान लेता है। तो अणु के लिए पृष्ठभूमि बन गई। परमाणु होना अणु के लिए पृष्ठभूमि हो गई। अणु होना किसी रचना के लिए पृष्ठभूमि और किसी आगे के लिए पृष्ठभूमि हो गई। मानव होने मात्र से अब वो आगे के लिए पृष्ठभूमि हो गई। तो स्पंदन है, जैसे हमारे अंदर थोड़ी सी यात्रा हमने की तो एक स्पंदन, एक स्थिति पूरी हुई तो हमारे अंदर एक स्पंदन आया कि अब उत्पादन की ओर चले। एक दूसरा स्पंदन आया कि अपने बीच में शिविर, अध्ययन शिविर को इवॉल्व कर रहे। ये स्पंदन है। बढ़िया। हाँ भाई, बहुत बढ़िया भैया। और दूसरा जो अब बार बार निपुणता, कुशलता और पांडित्य पर भी चर्चा कई सेशन में हुई थी। तो मैं जो समझा वो सबके साथ शेयर करता था कि भाई निपुणता की परिभाषा जब पढ़ते हैं और कुशलता की परिभाषा पढ़ते हैं तो उसमें कुशलता में मानसिकता शब्द ऐड किया गया है। और फिर जो मैं समझा कि जब स्किल की बात करते हैं, सिर्फ स्किल, वहाँ प्रकृति के साथ कार्य की बात आती है ज़्यादा, वहाँ निपुणता हम यूज़ करते हैं। और जब व्यवहार, कार्य और व्यवहार दोनों हम शामिल कर लेते हैं, वहाँ कुशलता है। और पांडित्य जो है, पांडित्य के प्रकाशन में ही ज्ञान क्या, हाँ, निपुणता कुशलता है। तो ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता पांडित्य है, उसके प्रकाशन में निपुणता कुशलता। देखिए ऐसा उसको समझ सकते हैं कि वस्तु मूल्य और कला मूल्य निपुणता है। वस्तु मूल्य कला मूल्य के साथ में शिष्ट मूल्य जुड़ जाए तो ये कुशलता है। वस्तु मूल्य, शिष्ट मूल्य और स्थापित मूल्य जुड़ गया तो अब यहाँ से स्थापित मूल्य से लेके ऊपर तक फिर ये पांडित्य। बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, ये आदमी व्यवहार कुशल है। तो कुशलता शब्द व्यवहार वाले पार्ट के साथ में निपुणता है ही। अभी हमारी स्थिति कैसी हो गई है, कुशलता आ गई है, निपुणता गायब है। ये असंतुलन हो गया, जबकि वो काम हम बहुत कर सकते थे। हमारी पूरी जवानी ऐसी चली जाती। बहुत बड़ा नुकसान है। एक आदमी कितना उपयोगी हो सकता है, कितना सुंदर हो सकता है, कितना सार्थक हो सकता है, सारा टाइम ऐसे ही पास होता है। सुबह से शाम तक कॉलेज करो बस, आप दूसरों का टाइम पास करवा रहे। और कुछ आगे हो जाए। हाँ श्योर। तो एक अनुसरण, अनुकरण, अनुशीलन है ना। तो इसको और भी शब्द है, अनुगमन शब्द भी आता है। फिर आगे अनुशासन, स्व अनुशासन, फिर यहाँ पे स्वतंत्रित, स्वतंत्रतापूर्ण है ना। तो अनुसरण को जब हम समझते हैं तो सिंपली फॉलो करते हैं। जो कोई, जैसे पिता कुछ कर रहे हैं और छोटा बच्चा है एकदम, वो उसको फॉलो करेगा तो वो अनुसरण हो गया। जब विचार पक्ष शामिल होता है, शोध चालू होती है, तो उसको हम अनुकरण कहते हैं। और बोध होने के क्रम में जो है वो अनुशीलन, मतलब कि उसके बाद की अनुशीलन शब्द को कैसे परिभाषित करें, तो परिभाषा में बोध होने के क्रम में अनुशीलन लिखा है। तो अब अनुगमन के लिए थोड़ी स्पष्टता चाहिए। और स्वतंत्र, स्वतंत्रित और स्वतंत्रता पूर्ण, ये तीनों में देखो परिभाषा संहिता में देख के उसको सटीक करो। वैसे अनुगमन जो है अनुभव के अर्थ में, गमन के अर्थ। ठीक है, वो एक देखिए अनु शब्द जो है क्रम के लिए आता है। कड़ी से कड़ी जो जुड़ाव है वो अनु है, तो अनुक्रम। तो जब भी हम अनुसरण, अनुकरण, अनुशीलन, अनुगमन
यानी सारे शब्द कह रहे हैं तो किसी क्रम को फॉलो कर रहे हैं। क्रम सारा क्रम विकास जागृति क्रम जागृति के अंदर है। पढ़ो ना। अनुगमन में लिखा है कि परंपरा के रूप में अनुकरणीय गति, मानवीयतापूर्ण परंपरा गति में भागीदारी करना वही और अनुकरणीय गति। वही ठीक हो गया। तो बेसिकली अनुभव मूलक आचरण को फॉलो करने का नाम अनुगमन है ना। तो मैं भी अनुभव संपन्न हो जाऊं इस अर्थ में। वो कहाँ आया था ये? देखिए बुक से पढ़ के हमको जो भी समझ बने उसको अपने परिवार में प्रयोग करके कैसे दूसरों के साथ शेयर किया जाए, वो चीज़ें बहुत पावरफुल होती जाएंगी, है ना। जब भी आप संबंध को लेके, परिवार की व्यवस्था को लेके, परिवार की फिजिकल व्यवस्था को लेके, है ना, जितने भी आप उसकी रोशनी में जो भी आप चेंजेस कर पाए, तो वो कुल मिला के समाधान ही आदमी को स्वीकार होता है। हम ये सारी चर्चा इसलिए इतनी मेहनत इसमें करते हैं कि हमको ये आशा है कि इससे हमारी ज़िंदगी में कोई आराम मिलेगा। और जब भी कोई आराम मिलने की सूचना देता है तो वो हमारे लिए बहुत सुखदाई लगती है और हमारा बड़ा विश्वास बढ़ता है कि हाँ, ये जैसे इतने सालों के दौरान काम करते करते बहुत सारे लोगों में रिजल्ट नहीं भी दिखाई देता है, तो कभी कभी लगता है यार ऐसा भी होता है क्या। फिर किसी में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई देता है तो बड़ा थोड़ा ठीक लगता है कि नहीं नहीं, है ना। फिर सारा ही लगता है कि चलो यदि शिक्षा परंपरा होगी तो ये रिजल्ट बहुत पावरफुल होगा। तो कुल मिला के हम अपनी आशा ही बढ़ा रहे हैं। कभी अपने को देख के आशान्वित हो रहे हैं, कभी दूसरों को देख के आशान्वित होते हैं। हाँ जी। तो जब एक चर्चा रह गई थी जिसमें ये सब आया स्वतंत्रतापूर्ण, तो मैं पढ़ता हूँ पेज नंबर 6 में, है ना, फिर हम चर्चा करें। तो पेज नंबर 6 में लास्ट पैरा जो है उसमें, मानव में न्याय की चरितार्थता की क्षमता ही स्वतंत्रता है, यही सामाजिकता का प्राण व त्राण है। अमानवीयता अर्थात पशु मानव एवं राक्षस मानव स्वतंत्र एवं संयत नहीं है। मानवीयता पूर्वक मानव संयमता से संयमता के लिए स्वतंत्रता का जिज्ञासु है। देव मानव स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत है। अति मानवीयता पूर्ण दिव्य मानव ही पूर्ण स्वतंत्र है, जो प्रत्यक्ष है। स्वतंत्रता के प्रमाण में संवेदनशीलताएं संज्ञानशीलता पूर्वक नियंत्रित रहना पाया जाता है। प्रत्येक मानव स्वतंत्रता के प्रति आशुक, कल्पनाशील तथा इच्छुक है ना। तो ये पढ़ते जो स्वतंत्रता शब्द आया, देव मानव भी स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत है, मतलब अनुभव। इसमें इतना ठीक कर लीजिए, मैं आपका आशय आपका शंका ठीक है, उसमें भाषा की थोड़ी सी बात है। तो एक तो देखिए ये बहुत क्लियर है कि मानव, देव मानव, दिव्य मानव ज्ञान रूप में समान है। ज्ञान रूप में मानव, देव मानव, दिव्य मानव में कोई फर्क नहीं है। लेकिन मूल बात यह है कि प्रमाण के अर्थ में अलग अलग है। तो अनुभव पूर्वक समाधान समृद्धि को प्रमाणित किया ये मानव। और देखो जब ये बात की जा रही है तो ये मानवीय परंपरा के अर्थ में की जा रही है कि जब एक बच्चा एक परिवार में जन्म लेगा जहाँ माँ बाप समझदार होंगे, वातावरण समझदार होगा, तो जवान होते होते वो इस स्थिति में आएगा कि हाँ, अब वो कह सकेगा कि हाँ, मैं क्यों जीना है, कैसे जीना है, ये मेरी क्लैरिटी बन गई। तो बेसिकली विवाह के पहले, विवाह बेसिकली अपनी समझ को, अपनी पूर्णता को प्रमाणित करने का प्लेटफॉर्म है। दो वयस्क लोग मिलके इस बात की घोषणा करते हैं कि हम आने वाली पीढ़ी को जिंदगी देने के लिए योग्य हो गए हैं, इसलिए हम शादी करते हैं। क्योंकि विवाह की परिभाषा भी है कि विवेक पूर्वक वहन करना विवाह है। और प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं कि शादी किया और बच्चे आ गए। अब बच्चा जिंदगी मांगेगा कि नहीं मांगेगा? बच्चा जिंदगी मांगता है, हम कपड़े दे देते हैं। बच्चा जिंदगी मांगता है, हम खाना दे देते हैं।
तो जो बच्चा जिस बात के लिए, बच्चा का मतलब है जीवन ने जिस काम के लिए शरीर स्वीकार किया था वो भर नहीं मिल रहा, बाकी सब मिल रहा है। आप मेरी गाड़ी में पेट्रोल डाल देते हो, आप मेरी गाड़ी को बोलते हो गाड़ी ले लो, है ना, गाड़ी का कलर बदलवा दो, इसका और बढ़िया कर लो, लेकिन जाना कहाँ है ये तय नहीं हो रहा है। तो ये पार्ट का सीधा मतलब हुआ कि विवाह की फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो विवाह की परिभाषा है कि दो वयस्क लोग मिलके इस बात की घोषणा करते हैं कि हम आने वाली पीढ़ी को जिंदगी देने के लायक हो गए हैं, हम पूर्णता को प्रमाणित करने के लायक हो गए हैं, इसलिए अब हम मिलके विवाह करते हैं। यहाँ तक पहुँचे। यदि हम यहाँ तक पहुँचे, क्या बात हो रही थी आपकी? स्वतंत्र स्वराज्य। तो बेसिकली वो विवाह पूर्वक समाधान समृद्धि को प्रमाणित किया ये मानव। फिर ये परिवार, देखिए यदि हम अपनी अभी भी देखें तो लगभग यदि थोड़ी सी भी ठीक गति बनती है तो, है ना, लगभग 10 साल 35-40 तक पहुंचते पहुंचते हम फाइनेंशियली जो एक, यदि मानसिक रूप से अनस्टेबल नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रम बन जाता है। तो इस बीच में अब हमारी योग्यता बन गई है कि हम समाज को एड्रेस कर सकें, समाज में, समाज के लार्जर कॉन्टेक्स्ट में हम अपनी भूमिका डाल सकें, है ना, चाहे वो शिक्षा से संबंधित है, पांचों आयाम में जहाँ भी संबंधित है, कि ताकि समाज भय से मुक्त हो सके, सभी समाधान समृद्धि पूर्वक जी सके। ये देव मानवीयता। फिर चारों अवस्थाओं में संतुलन हो जाए, ये आचरण पूर्णता। तो इसमें इतना ही मतलब है कि मानव अपनी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब वो अभयता से कम में स्वतंत्रता नहीं है, तो वो स्वतंत्र होने के रूप में है, स्वतंत्रता को प्रमाणित नहीं किया है। स्वतंत्रता को प्रमाणित नहीं किया है, तो प्रमाणित करने के अर्थ में, ये प्रमाण के अर्थ में, ऐसा लेने से वो भाषा ठीक हो जाएगी। बाकी लोग इस कॉन्टेक्स्ट को समझ पाए कि नहीं? उस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा लगता है कि देव मानव स्वतंत्र नहीं है, ऐसा। तो होने के रूप में स्वतंत्र है, ज्ञान रूप में स्वतंत्र है, लेकिन प्रमाण, स्वतंत्रता को प्रमाणित करना अभी शेष है। स्वतंत्रता को प्रमाणित करने का मतलब है कि समाज भय से मुक्त हो जाए, वो अभी शेष है। स्वतंत्रता को प्रमाणित करने के अर्थ में गति। स्थितिवत्ता का मतलब है कि बेसिकली स्थिति की बात कर रहे हैं, तो स्थितिवत्ता का मतलब है कि हर इकाई रूप गुण स्वभाव धर्म सहित है। तो हर इकाई रूप गुण स्वभाव धर्म सहित है और उसके आचरण की निरंतरता है। ये आचरण की निरंतरता उसकी स्थिति का वैभव है। स्थिति के कारण है ना, स्थिति गति के रूप में व्यक्त है। ये जो स्थिति का वैभव है, इसका नाम स्थितिवत्ता है। मानव में भी रूप गुण स्वभाव धर्म है, तो मानव भी अपनी स्थितिवत्ता को पा जाए, तो मानव अनुभव संपन्नता पूर्वक अपनी स्थिति को पा जाए, तो ये मानव की स्थितिवत्ता है, वो स्थितिवत्ता है। मैंने स्थिति की महिमा को व्यक्त किया। जैसे मूल्यवत्ता आया, मूल्य से संपन्नता मूल्यवत्ता, स्थिति से संपन्नता स्थितिवत्ता। मानव के अलावा सभी इकाइयां अपनी स्थिति के साथ हैं, वो अपनी स्थितिवत्ता में है। मानव अपनी स्थिति में नहीं है। जानना और पहचानना का मतलब है कि हम पानी को पहचानते हैं कि पानी को जानते हैं। हम पैसे को पहचानते हैं कि पैसे को जानते हैं। हम शरीर को पहचानते हैं कि शरीर को जानते हैं। हम अपने बच्चों को पहचानते हैं कि बच्चों को जानते हैं। आज जाके बोलना घर। सच्चाई ऐसी है।
हम खुद को पहचानते हैं कि खुद को जानते हैं? तो पहचानना 4.5 क्रिया में हो जाता है, जानना बोध से कम में नहीं है। तो हम अपने बच्चों के शरीर को पहचानते हैं, शरीर से बच्चों को पहचानते हैं, बच्चों को जानते नहीं हैं। खुद को भी शरीर से पहचानते हैं, खुद को भी जानते नहीं हैं। पानी को भी पहचानते हैं प्यास बुझाने के अर्थ में, पानी को वस्तु रूप में नहीं जानते हैं। वस्तु रूप में जानना का मतलब है कि सत्ता में संपृक्तता के स्वरूप में हर वस्तु को पहचानना। सत्ता में मूल ऊर्जा में उसके होने के स्वरूप को पहचानने का मतलब जानना है। होने के स्वरूप की बात करेंगे तो मूल ऊर्जा में संपृक्ततावश हर इकाई का गठन है। उस लेवल पे जाके पहचानना, फिर पता चलेगा कि पानी एकदम अलग दिखाई देगा। पहला है, इसलिए जानते नहीं है, इसलिए तो इतना मेहनत है। हमने माना हुआ है। क्या माना हुआ है? पानी प्यास बुझाने की चीज, शरीर ऐश करने की चीज, घर सुंदर दिखने की चीज, ऐसा मान के काम चल रहा है। मैं हिंदू हूं, मैं स्त्री हूं, मान के काम चल रहा है। जाना हुआ नहीं है, यही हमारी पीड़ा है, यही अधूरापन है। बढ़िया बढ़िया चेतना बेन। हाँ, वो 4 कॉलम आजकल वो सब मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत सारा कुछ करते हैं ना, तो उसमें 4 कॉलम बनाते हैं। मैं क्या नहीं जानता, है ना, वो 4 कॉलम बनाते हैं ना। तो मैं क्या नहीं जानता, इसको मैं जानता हूँ। मैं क्या जानता हूँ, इसको मैं जानता हूँ। मुझको क्या जानना है, इसको भी मैं जानता हूँ। और मुझको क्या जानना है, ये भी मुझको पता नहीं है, मैं इसको नहीं जानता हूँ। क्या जानना और शेष है जो मैं नहीं जानता हूँ। तो ये उस भाग में आ गया, चौथे वाले कॉलम में आ गया। मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, इसको कुछ विंडो बहुत सारा विश्लेषण ऐसा चलता रहता। ठीक हो गया? तो कम से कम दर्शन से ये वाला विंडो भर रहा है कि मैं क्या नहीं जानता कि मैं नहीं जानता हूं। अभी पता चला कि पहचानना और जानना अलग अलग है। अब तक मैं जानना पहचानना एक ही मानता हूं, जानना और मानना एक ही मानता हूं, जिंदा रहना और जीना एक ही मानता हूं। ऐसा पूरी जिंदगी ऐसी मिलेगी। तो कम से कम भाषा में कह तो पाए। हाँ जी भैया, पहचाना और जानना को टेक्निकली हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पहचाना मतलब रूप गुण तक सीमित है। हाँ, और जानना मतलब स्वभाव धर्म तक। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। तो अभी हम रूप गुण पहचानते हैं। आदमी के भी केवल रूप गुण पहचानते हैं। रूप गुण संवेदनशीलता है, स्वभाव धर्म संज्ञानशीलता है। इतना ध्यान जाने के बाद आदमी की आशा विचार इच्छा कहाँ जाएगी? अब वो मॉल में तो जाके टाइम पास नहीं करेगी। तो कम से कम हमारी आशा विचार इच्छा का सही नियोजन होने लगे। मैं नहीं कह रहा कि मॉल जाना गलत है। आपकी कोई सामान की ज़रूरत है, वहीं मिलता है तो उसको कोई बुराई नहीं, लेकिन चलो टाइम पास करके आए वाला काम तो नहीं रहेगा। टाइम पास करने की ज़रूरत तो ख़त्म हो जाएगी। है
वो अच्छी बात है। क्या हो गया है? हाँ, वर्किंग लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम है, उनको ये भी पता नहीं चलता कि वो टाइम पास कर रहे हैं। उनको ऐसी लगता है मैं बिजी हूं। हाँ, मतलब इसी कॉन्टेक्स्ट में कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो लोग अभी समझने का तो मन हो नहीं रहा है, और अगर उनको फ्री किया जाए तो ये भोग में ही जाएंगे। और क्या, उधर जा ही रहे हैं। तो तो ये बिजी है वो ठीक है, क्योंकि ब्रह्मवश भी बिजी है, ठीक है भैया, क्योंकि वो क्या होगा हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसलिए आदमी के पास पैसा जिंदगी में कम रहे, ये बड़ी उपलब्धि की बात है। ये उसका सौभाग्य है। और बोलिए। है? ये अभी अमेरिका में ही। नहीं, वो बता इसलिए रहा था कि बस कि मूलतः जैसे ही आदमी मन से विचार और विचार से आगे जाएगा तो एक घूमने वाला कॉलम खत्म हो जा रहा है, इसमें कोई रस नहीं दिख रहा है, इसमें कोई रस नहीं है, इसमें कोई आकर्षण नहीं है, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है, चित्रण इतना स्ट्रांग हो जाता है कि जैसे वो स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब क्या होगा, बहुत सारा लोहा पत्थरा उठा के और ऊपर किसी आकार में खड़ा कर दिया। अब उसको देखने के लिए इतना टाइम मैं वेस्ट क्यों करूंगा? नहीं किया जा सकता। हाँ, जिसको उससे प्रेरणा मिलती हो वो जाए, उसमें कोई बुराई नहीं। जिसको उससे प्रेरणा मिलती हो वो जाए, जिसको उससे ज्यादा प्रेरणा पहले से ही उपलब्ध है वो कहीं और जाएगा, उसको उससे अधिक में जाने की जरूरत है, वो अध्ययन में जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि कोई चीजें गलत है, लेकिन सभी चीजें सभी के लिए नहीं है। भाई आपका क्लास 1 अब पूरा हो गया, आप दोबारा जाके क्लास 1 में थोड़ी एडमिशन ले लोगे। प्राइमरी एजुकेशन पूरी हो गई है, दोबारा कोई मिले नहीं नहीं अब तो देखो आजकल बुक्स नहीं आ गई हैं, फिर से प्राइमरी एडमिशन ले लो, अब उसकी मेरी जरूरत नहीं। ऐसी बात है। तो जीवन में जो मैच्योरिटी लेवल है वो एक लेवल का मैच्योरिटी लेवल अटेन होने से बहुत सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाती। तो सभी चीजों को भोग के आप समीक्षित करते हो ऐसा नहीं, समझ पूर्वक ही चीजों की समीक्षा हो पाती, नहीं तो आदमी तो इतने में थक लेगा। सारी जिंदगी कई शरीर यात्रा आपकी चली जाएंगी, आप पूरा संसार घूम नहीं सकते। आज के लिए टूरिज्म का बहुत चला है, आजकल यंग बच्चों को घूमने का बहुत क्रेज हुआ है। और घूम फिर के टूरिज्म फिर भोग में चल देता है। इसलिए देखो हमारे यहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था थी। हमारे यहाँ तीर्थ था, टूरिज्म नहीं था। जब तीर्थ में जाते हैं तो टूरिज्म अपने आप हो जाता है, खाना पीना, नए लोगों से मिलना, नई चीजें देखना, लेकिन उसका कोई टूरिज्म लक्ष्य विहीन है। तीर्थ लक्ष्य सहित है, तीर्थ जीवन केंद्रित है, टूरिज्म शरीर केंद्रित है।
ऐसा। क्या निष्कर्ष निकला? एक कल बात हो रही थी अंकित भाई से, वो कॉन्फ्रेंस वाले पेपर के बारे में। એટલે जो विजय भाई सर कह रहे थे कि पेपर बनाना है जिगर सर के साथ, वही बात हो रही थी कि घूम के आ जाएंगे, पेपर भेजना है कॉन्फ्रेंस में। तब मैंने बोला कि मैंने पीएचडी 18 साल पहले कर दिया है और कॉन्फ्रेंस के बहाने हम सभी राज्यों में, इंडिया के सभी राज्यों में घूम आया हूँ। अभी घूमने की कोई ऐसी नहीं रही है। हम जाते थे घूमने के लिए जाते थे, कॉन्फ्रेंस में नहीं जाते थे, उसका कोई पर्पस नहीं था। कॉन्फ्रेंस में जाना, पेपर देना, वो एक दिन का पूरा हो जाता था। वो एक दिन का नहीं, जिसको बोलना होता है और आयोजक ही सुनने के लिए बैठा रहता है, बाकी कोई सुनने के लिए होता भी नहीं। होता नहीं है। वही जिसका अगली बार बोलने का नंबर है वो बैठ जाता है। कॉन्फ्रेंस फिर घूमने के लायक हो गई जाती थी, चलो घूम लेते हैं ऐसे ही। सीरियस कॉन्फ्रेंस बहुत कम मिलेंगे जहाँ वाकई में ऑडियंस आपको कोई पर्पस नहीं रहता था। हम 20 साल पहले टाक सर के साथ भी त्रिवेंद्रम गए थे, तब से मेरा रिश्ता उसके साथ है। 1996, 98 में गए थे। पर्पस यही था, घूमने का ही। दर्दनाक स्थिति है। और बोलिए। हम अपनों के सामने सम्माननीय हों, अपनों के लिए श्रद्धा के पात्र हों, अपनों के बीच विश्वास के पात्र हों, है ना। अभी घर में हमारी किसी की कोई हालत नहीं बची है। अधिकांश स्थितियाँ ऐसी हैं क्योंकि हमारे सबके आचरण हमारे ही परिवार में एक दूसरे को दिखाई देते हैं। वहाँ तो कुछ छुपा नहीं है, वहाँ तो शिविर अध्ययन शिविर नहीं चल रहा है, वहाँ तो आचरण ही चलेगा। तो घर में ही हमारे आचरण एक दूसरे को स्वीकार नहीं है, इसलिए कोई जीने की जगह नहीं है। जब तक मैं आपको श्रेष्ठ मानता हूँ तो हमारे आपके बीच में जीना हो सकता है। मैं भी आपको श्रेष्ठ नहीं मानता, आप भी मेरे को श्रेष्ठ नहीं मानते, तो अब दोनों के बीच में क्या होगा? अब झंझट ही होगा। तो श्रेष्ठता के क्रम में मैं अपने साथ भी उतने ही क्षण जी पाता हूं जितने क्षण मेरे को स्वयं में श्रेष्ठता फील होती है। जिस क्षण मेरे को अपने भीतर श्रेष्ठता दिखाई नहीं देती है उसका नाम कन्फ्लिक्ट है। तो जीना श्रेष्ठता के साथ ही होता है, विशेषता के साथ नहीं होता। विशेषता अहंकार में जाता है। तो अपने भाव और विचार के साथ जीना, तो भी अपने में श्रेष्ठता के साथ जीना, दूसरे के साथ सही भाव विचार के साथ में जीना, तो उसकी श्रेष्ठता के साथ में जीना। यदि अभी उसकी स्थिति गति के रूप में श्रेष्ठता नहीं है तो मानव रूप में तो श्रेष्ठ इकाई है ही है। यदि हमको उतना समझ में आएगा तो वहां अपनी जिम्मेदारी के साथ श्रेष्ठता अपनी वजह से जी लेंगे। ऐसा है। बढ़िया। और बोलिए। हाँ, इस बार के सम्मेलन में जो मैंने एक चीज़ सीखी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो शेयर करना चाहता हूँ। कुछ बहन वहाँ पे मंच से वो बाबा जी के साथ जो हुई थी बात, उस पर बात कर रही थी कि कुछ सभा वगैरह होगी, वहाँ पे बोला कि इन सबको स्वीकार तो हो, इन सबको अपना मानते हो। तो वो बहन ने जवाब दिया कि हाँ, ये सब तो अपने ही है, मतलब कि पराया को अपने कर लिया। तो बाबा जी ने बोला कि अपने को लेकिन पराया कर दिया है। तो वो एक अपने परिवार में भी काम करना है, सीधे समाज में नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट काम है करना। देखिए, जहाँ हो सके वहाँ करते जाओ, बाकी गैप भर जाएंगे। अब परिवार में किसी ने कसम ही खा रखी है कि अभी नहीं चलना है, तो उसको भी कब तक परेशान करोगे? छोड़, चलो लौट के आ जाओ, अगली शरीर यात्रा में मिलेंगे।
तो अपने यहाँ कोई बहुत वर्तमान स्थिति में आज हम जहाँ खड़े हैं उसमें सब तरह की स्थितियाँ साथ हैं। परंपरा में फिर सब कुछ विधिवत हो जाएगा। क्या मतलब कहने ठीक का है, मैं मतलब आपकी कि बात से सहमत प्रयास हूँ। तो वहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, वो उसकी होना पीड़ा तो चाहिए, हमारी बनी हाँ। रहती है। किसी एक के साथ भी परिवार में ठीक नहीं चलता है तो उतना ही तो हिस्सा हमारा उसमें ब्लॉक रहता ही। पर उससे इतना भी क्षुब्ध मत हो जाए और उसमें असफलता मान लें, नहीं पत्नी ही ज्ञान का सर्टिफिकेट देगी, पति ही ज्ञान का सर्टिफिकेट देगा, बच्चे ही देंगे, इतना भी अति करने की जरूरत नहीं। अपने को भी कुछ समझता है यदि तो चला जा सकता है। आज नहीं कल स्थितियां अनुकूल होंगी, चलते रहा जाए। हाँ जी, हाँ जी। माइक ऐसे ही उन्होंने बोला कि अभी बहुत पैसा कमाना है। 7-8 साल तक तो मुझे कुछ इसमें आने के लिए बोलना ही मत, पहले जम के कमाना है, बाद में सोचूंगा। तो अभी वो स्वीकार हो गया कि ठीक है, उनको कभी ना कभी तो वो लौट के आएंगे ही। अभी वो फोर्स भी नहीं है। पहले मैं कर रही थी कि एक बार तो कर लो कि क्या कंटेंट है, लेकिन अब मैं नहीं बोलती। आप चलो, जब हम फोर्स नहीं करते हैं वो ज़्यादा बड़ा फोर्स होता है। आप चलो, किसी सही आचरण के साथ चलना वो बहुत बड़ी ताकत है। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। इसलिए दूसरों को चलाना है कि अपने को चलना है, ये बहुत आराम का काम। दूसरों को चलाने की सोचते हैं तो दबाव आता है। अपने चला जाए, जिसको चलने का मन होगा चलेगा। हाँ, तो अपने से ध्यान हट जाते, रिएक्शन में चले जाते। और बोलिए। जैसे अपनी स्थिति पे बहुत अच्छा ध्यान दे रहा है कि मेरी स्थिति क्या है। तो मुझे है ना, पहले ऐसा बहुत लगता था मेनली प्रोफेशनली कि अगर कोई अपना खुद का टाइम ले रहा है, जैसे छोटी छोटी चीज़ों में, शिष्टाचार में ही अंदर की हालत तो ख़राब ही रहती है, बट बाहर से भी अगर उनके साथ आप कोई कन्वर्सेशन कर रहे हो या उनको कुछ करना है तो वो अपना टाइम लेके आराम से चीज़ें करते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी कि इसके अंदर कुछ हिल नहीं रहा है। मतलब पहले तो देख के ऐसे ही लगता है कि वो ये इतना आराम से चीज़ें कैसे कर रहे हैं, जबकि हमको तो अगर किसी ने बुला भी लिया तो विल बी लाइक ओह हाँ 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 हो जाएगा ये वो, मतलब दैट वे शिष्टाचार में। पर अभी ऐसा समझ में आ रहा है कि हाँ, अंदर से तो उनकी भी स्थिति खराब है, बट बाहर से इतना अच्छा मैनेज हो जाता है। अभी ये ध्यान जब अपने ऊपर जाता है तो बहुत अच्छे से चीज़ें अंदर और बाहर दोनों जगह पे कर पाते हैं। जैसे अंदर की स्थिति रिपेयर होने से बाहर वो बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है। तो मतलब ये स्थिति से मुझे ऐसा लगा कि अच्छा कनेक्शन बैठ पाए। वही खुद से बात करना, तो अध्ययन की रोशनी में क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, लगातार इस पे बने रहना। जब भी समय मिले अपने घर में घुस गए और बीच बीच में बाहर निकल आने का। तो उसमें अपने आप को लगातार सेटल करना होता है कि अनावश्यक तार तो नहीं उलझ रहे हैं, कहीं अधिमूल्यन अवमूल्यन तो नहीं हो रहा है, मैं दूसरे की अयोग्यता से अनावश्यक तो परेशान नहीं हो रहा हूँ, मैं दूसरे को अनावश्यक प्रभावित करने की कोशिश किया तो मैं स्थिति से कितना अलग हटा हूँ। अपना थामला पकड़ के रखना है। जितना पूर्णता को लेके हमारा अध्ययन और पूर्णता को लेके जितना हमारा भाव और विचार और पूर्णता को पाने के लिए जितना हमारा प्रयास बना रहेगा, उतना हम बाहर के बहुत सारे झंझट से बचे रहेंगे। ये आपने भैया ये बोला था ना कि हमारा प्रभावित होना करना ही लगे रहता है। हाँ। वो एकदम सही है। हम एक्चुअली, आप अभी जानना पहचानना वाली बात कर रहे थे, हम लोग एक्चुअली मानने पे ही हैं। हाँ, पहचानना भी नहीं है। जानना तो बहुत दूर की बात है। तो हमारा एक्चुअली वो पूरा चक्कर, और हमें लगता भी है कि हम बहुत बिजी हैं, और वो है एक्चुअली प्रभावित होना करना ही। उससे ऊपर कुछ मोस्टली होता ही नहीं है। हो जाए उसके लिए वातावरण बनाया जाए।
तरीका एक ही है। हम जिस भी वातावरण में रहते हैं सभी वहाँ अध्ययन में लगे हैं, और उस क्रम में फिर खाना बनाने से लेके और जो भी कार्य है, मतलब चिंतना अभ्यास की रोशनी में व्यवहाराभ्यास, और व्यवहाराभ्यास के लिए कर्माभ्यास। जितना ये एक सूत्रता सेट हो जाएगा उतना ही चीज़ें आराम से हो जाएंगी। अभी देखिए ना, थोड़ी सी स्थिति बनी है, उसमें अब आप कल्पना करें कि यदि ये समूह में उत्पादन हो रहा है और अध्ययन के समूह में ही विनिमय हो रहा है, तो और समाज में ये चीज़ें फैलने लगी, तो हमारा बहुत सारा खर्चा कम होने वाला है। और जब आप उत्पादन में लग जाते हैं तो उत्पादन के श्रम का मूल्यांकन कर पाते हैं, तो अनावश्यक चीज़ें खरीदने का वैसे ही मन में नहीं आता है ना। ये जो पति पैसा कमाने की मशीन हो गया है, पत्नी जो है खर्चा करने की मशीन हो गई है, या दोनों कमाने की मशीन हो गए हैं, दोनों खर्चा करने की मशीन हो गए हैं, और उसी को हमने स्टेटस सिंबल मान लिया है। इसमें हमको पता नहीं चल रहा है जो इजी मनी कहाँ से आ रहा है। आप कुछ भी श्रम करते हो तो आपको एहसास होता है कि यार ये पैसा आता कैसे है। तो इस तरह से हम बहुत सारे अनावश्यक चीज़ों से बच जाते हैं। तो ये थोड़ी सी स्थिति बनी तो ये होने लगा, आज हम सोचने लगे कि नहीं यार हमारे बच्चे आ रहे हैं या हमारे बच्चों के बच्चे आ रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ऊर्जा हमारी उसमें लग जाएगी। इस प्रोसेस में लगने से हमारे भीतर वो गुणात्मक विकास का प्लेटफॉर्म बनेगा। तो सारा क्रियाकलाप मानव के विकास के लिए है। भाई जड़ के लिए मानव है कि मानव के लिए जड़ है? मानव के लिए जड़ है। यदि मानव के लिए जड़ संसार है तो सारा क्रियाकलाप, चाहे हम ऑफिस में काम करें कि फैक्ट्री में काम करें कि खेत में काम करें, है ना, सब कुछ का कुल एंड रिजल्ट क्या हो? तो एंड रिजल्ट ये है कि मुझ में गुणात्मक परिवर्तन हुआ। तो उत्पादन भी मानव के जड़ संसार को समझने का एक्सप्रेशन है, उसकी क्रिएटिविटी का एक्सप्रेशन है ना। ये मास प्रोडक्शन में सस्ता करने के चक्कर में, चूंकि हम मासेस को प्रोडक्शन के लिए नहीं ले जा पाए, तो मास प्रोडक्शन करना पड़ा। मास को हमने अनुत्पादक बनाया। बड़ा वही है जो उत्पादन में नहीं लगेगा। तो यदि मासेस उत्पादन की तरफ जाएं और उत्पादन मैकेनाइज्ड, जितना भी मैकेनाइज्ड हो सके, ताकि परिवार की स्वायत्तता बढ़े। एक परिवार स्वायत्त हो सके, इस अर्थ में मैकेनाइजेशन कैसा होगा? परिवार एम्पावर्ड हो सके। अभी परिवार टूट के इंडस्ट्री एम्पावर्ड हो गई, ह्यूज मशीन हम ले आए, क्योंकि यदि हमारी ये दृष्टि होती कि मानव के विकास के लिए उत्पादन कार्य है और मानव का विकास परिवार और परिवार समूह में सुनिश्चित हो रहा है, तो परिवार के एम्पावरमेंट के लिए, परिवार के उत्पादन में, परिवार के उत्पादक होने के लिए और उत्पादन आराम से होने के लिए मैकेनाइजेशन को सोचने की ज़रूरत है। तो हम अलग ढंग से सोचते हैं। अभी पूरा वेस्टर्न मॉडल जो है कि 4% लोग एग्रीकल्चर करेंगे और 94% लोग शहर में रहेंगे, है ना, हम उस मॉडल की तरफ जा रहे हैं। इसलिए उस मॉडल की तरफ जाएंगे तो उनके लिए ह्यूज मशीन फिर चाहिए। फिर 100 एकड़ में 4 आदमी काम कर रहे हैं। फिर 100 एकड़ में 4 आदमी ने काम कर लिया और सबके लिए अनाज या खाने का सामान पैदा करके दे दिया। ये बाकी क्या करेगा? बाकी फिर और सुविधा पैदा करेगा ताकि जीवन, लाइफ और लग्जरियस हो जाए। सारी लग्जरी का मतलब क्या हुआ? तो जब तक ये क्लियर नहीं हुआ कि जीवन को विश्राम चाहिए, शरीर को श्रम चाहिए, तो हम इतना लग्जरियस नहीं सोचते। मैं शरीर हूं, इसलिए शरीर की लग्जरी मेरी लग्जरी है। शरीर को जम के खटाया जाए। यदि समझ में आता है कि शरीर मेरा साधन है, तो मैं शरीर का अलग ढंग से यूज करता हूं। मैं ही शरीर हूं तो उसी को सजाने में सारा समय लगाता हूं। तो ये दृष्टिकोण का फर्क हो गया ना। तो दृष्टिकोण का जो प्रभाव है ये उत्पादन पे भी दिखाई देता है, परिवार में भी दिखाई देता है, कोर्ट में भी दिखाई देता है, स्कूल में भी दिखाई देता है, संविधान में भी दिखाई, सब जगह दिखाई देता है। इस पे भरोसा कैसा होगा? यदि 10-20 परिवार उस रोशनी में अपने आप को सेटल कर पाए, अपने आप में एक समृद्धि का भाव आप में दिख पाया, अपने आप में एक स्नेह सहयोग हमारे बीच में दिख पाया,
और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि बहुत सारी परिस्थितियों में जब एक नई चीज़ आती है, चीज़ों को सेटल करने में समय लगता है ना। नया मिस्त्री जब मकान बनाता है ना, तो पता चला मकान और बिगड़ गया। तो अब के पहले के बहुत सारे प्रयास ऐसे हुए हैं जब सब नए मिस्त्री थे, अब ये मिस्त्री थोड़ा सा तैयार हुए हैं। कितने साल लगा ना भाई। तो बहुत सारी गलतियां जो हमसे हुई, बहुत सारी गलतियां जो हमारे ना समझने की वजह से माहौल में हुई, वो होती गई क्योंकि हमको भी समझ नहीं थी। अब बहुत सारी चीज़ों से गुजर के एक थोड़ी सी क्लैरिटी बन रही है। अब चीज़ें कम श्रम में ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। किसी भी जगह का यदि प्रॉफिट देखोगे, खुशी देखोगे, तो केवल वो मानव की पूंजी है। वही खेत एक अनाड़ी आदमी को दे दो, वही खेत एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को दे दो, वो उसी को चला के दिखा देता है। वही फैक्ट्री में एक आदमी लॉस में जाता है, वही फैक्ट्री में एक आदमी चमक जाता है। वही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक व्यक्ति डुबा देता है, वही एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को दम भर देता है। वही एक व्यक्ति अपने परिवार को सजा लेता है, वही एक व्यक्ति उसमें सुसाइड करता है। तो सारी महिमा क्या चीज़ की है? चाहे जड़ संसार को देखें कि चैतन्य संसार को देखें, मानव की महिमा ही व्यक्त होती है, मानव का एक्सपीरियंस, उसकी अनुभूति ही व्यक्त होती है। पूरा जड़ संसार भाव का ही रूपांतरण है। पूरा जड़ संसार भी, पूरी भौतिक समृद्धि भी भाव का ही रूपांतरण है। कोई मशीन, कोई टेबल, कोई कुर्सी पहले विचार में ही आती है, भाव में ही आती है, और भाव की जितनी ताकत होती है उतना वो ट्रांसलेट हो जाती है। तो भाव ही वस्तु के रूप में रूपांतरित हो जाता है। जड़ संसार को देखोगे तो भी उतना ही है। भाई किसी के भाव में आया ना, भाई किसी के भाव में आ गया कि मेरे को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाना है, ये भाव तो था, भाव था तो वस्तु आ जाती है। तो जैसा जिसका भाव है वो वस्तु क्रिएट हो जाती है। आपके पास पैसा रहे मत रहे, भाव आ गया तो क्रिएट हो जाएगी। भाव कैसा? जो निरंतर बना रहता है। कोई भी भाव यदि हमारे भीतर निरंतर बना हुआ है, वस्तु उसके लिए, भौतिक वस्तु उसके भौतिक वस्तु के अभाव की वजह से वो ना हो, ऐसा होगा ही नहीं। वस्तु चल के आएगा। बढ़िया। तो महत्वपूर्ण चीज क्या है? महत्वपूर्ण चीज क्या है? महत्वपूर्ण चीज क्या है? भाव। भाव क्या है? अपने पास भाव की फैक्ट्री है, भाव की समझ भाव है, रोज भाव बनाएंगे। तो मानव भाव की फैक्ट्री है। मानव ही एकमात्र इकाई है जो आशा विचार इच्छा को भाव में कन्वर्ट करता है। आशा विचार इच्छा को भव को समझने में लगाता है, होने को समझने में लगाता है, समझ पाता है। इसका नाम भाव है। भव की स्वीकृति भाव है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ? भाव को समझना। और बोलिए। पेज नंबर 51 में ही एक साइकिल जैसा दिया गया है। 11वां अध्याय, व्यक्तित्व एवं प्रतिभा का संरक्षण ही अर्थ का संरक्षण है। उसमें पहले ही पैराग्राफ में इसीलिए भाव बराबर मौलिकता बराबर स्वमूल्य तथा मूल्यांकन क्षमता बराबर मौलिकता का भास, आभास, प्रतीति एवं अनुभव बराबर व्यक्ति की क्षमता, योग्यता, पात्रता बराबर जागृति बराबर वातावरण, अध्ययन और स्वसंस्कार बराबर उत्पादन, व्यवहार, व्यवस्था में भागीदारी बराबर भाव प्रसिद्ध है। क्या बात है? बोलो बोलो। भाव में डूबे भीगे घिरे।
इसलिए व्यापक वस्तु को महाभाव कहा गया, है ना। भाव अपने आप में सीमित वस्तु है कि असीमित वस्तु? असीमित। असीमित वस्तु एग्जिस्टेंस में केवल व्यापक वस्तु। मैं एक बार सोच रहा था कि ये व्यापक में डूबी भीगी गिरे, फिर भी मानव इतना इतना अप्रभावित रहता है, तो ये कितनी कमाई कितनी है? जन्मांतर की कमाई है कि इससे अप्रभावित रहता है। एक्चुअली तो ये डूबा भीगा गिरा है तो प्रभावित होना चाहिए, प्रभावित रहना चाहिए, लेकिन ये कितना जन्मांतर की कमाई है कि ये होता ही नहीं, प्रभावित नहीं होता। ये इस बात का है कि मानव संस्कार अनुषंगी है। मानव संस्कार अनुषंगी है, इसलिए जो मानव को परंपरा से उपलब्ध होता है उसको ले लेता है। तो एक मानव का दुर्भाग्य ये है कि वो जिस परंपरा में पैदा हुआ है वहाँ वो लोगों के बीच उपलब्ध नहीं है। ये दुर्भाग्य है। तो पूरी मानव परंपरा अभी तक स्थूल में विकसित हुई है, अभी सूक्ष्म में भी विकसित नहीं है, फिर कारण में विकसित है, फिर महाकारण में विकसित है। तो यदि इवोल्यूशन की जर्नी के रूप में देखें, हो सकता है ये प्लैनेट की स्थिति ऐसी है। कोई प्लैनेट दूसरा होगा जहाँ पे सूक्ष्म और कारण विकसित हो गया है। तो अभी हम इस प्लैनेट पे हम लोग नर्सरी क्लास में, प्राइमरी स्कूल चल रहा है। चेतना के स्वरूप में देखेंगे तो प्राइमरी स्कूल है, जहां भी स्थूल पे थोड़ी सी पकड़ बनी। तो क्या चीज हो गया कि मानव संस्कार अनुषंगी इकाई है। एक बच्चा जिस वातावरण में पैदा होता है उस वातावरण को पूर्ण मानता है, और जो चीज उसमें आचरण के रूप में उपलब्ध है वो पूरा पूरा ले लेता है। देख लीजिए, जो चीज वातावरण में आचरण के रूप में है, साधन, सुविधा, घर, कपड़े, मकान, पूरा पूरा ले लेता है। जो आचरण के रूप में नहीं है वो अपेक्षा के रूप में बना रहता है। अब या तो अपेक्षा को पूरा करने की जिम्मेदारी स्वीकारता है या दूसरों को गाली देने लगता है। ऐसी बात। तो प्रभावित होने के लिए तैयार है, पर ये जो मानव की बनावट है कि वो संस्कार अनुषंगी इकाई है और परंपरा में जो उपलब्ध होता है उतना ले पाता है, बाकी का शोध करना उसको पड़ता है। तो परंपरा में लोगों ने शोध भी किया है अलग अलग तरीके से मान्यता के रूप में। आज कितने प्रतिशत लोग होंगे इस देश में जो परमात्मा के बारे में कुछ ना कुछ मानते हैं? कितने प्रतिशत होंगे? ऑलमोस्ट ऑल। तो कम से कम ये तो परंपरा की मेहनत है ना यार, कोई सूक्ष्म चीज है, कम से कम इतना तो बताया। तो सूचना रूप में सबके पास आ गई, अधिकार रूप में आ जाए, ये आगे की यात्रा है। कभी सूचना रूप में भी नहीं रही होगी, तो पहले कोई चीज सूचना रूप में ही आती है। अभी आस्था रूप में है, फिर सूचना रूप में आ जाए, फिर अध्ययन स्वरूप में आ जाए, फिर आचरण में आ जाए। तो ठीक है, यात्रा जारी है, गलत नहीं कुछ हो रहा है। और बोलिए। आपकी क्लास बहुत शांत हो गई। क्यों हो गई इतनी शांत? है? नहीं, अभी ये दिखाई दे रहा है कि अब आप लोग विश्लेषण से नहीं बोलते, अब आप लोग फीलिंग के लेवल से बोलते।
जब विश्लेषण से बोलते हैं तो बोलने के लिए बहुत कुछ होता है। जब खुद को व्यक्त करना होता है, लगभग हमारा लेवल एक लेवल और अप हो गया है। आप डायरेक्टली चित्रण को देख के बोल रहे होते, और चित्रण में भी जो न्याय धर्म सत्य का चित्रण है उससे कनेक्टेड रहते हो। तो इसलिए विचार घटता जाएगा, बोलना घटता जाएगा, शब्द से अर्थ से वस्तु की यात्रा बढ़ती जाएगी। ये अर्थ से वस्तु की यात्रा बढ़ने के संकेत है। सभा में हलचल नहीं है बिल्कुल। और बोलिए। इतनी सारी बुक पढ़ी, कोई डाउट नहीं आया? है? पहली बार पढ़ी? पहली बार पढ़ी? तो ये तो आपका इसी सत्र में पूरा हो जाएगा। कितना हो गया? आधा है। अगले के लिए डेट निकाल लिया? ठीक है, आप लोग देख लेंगे। आचार्य सर, टांक सर, मंडवीय सर है? આગલું સત્ર હવેના 6 દિવસ ક્યારે લેવા એના માટે આપણે વિચારી લઈએ, બરાબર ને? 2 મહિના પછી તો બરાબર ને? કારણ કે એકેડેમિક ચાલુ હશે એટલે આપણે થોડું વિચારવું પડશે. તો આજે જોઈ લઈએ આજે. હા, और बताइए। नहीं कुछ है तो फिर पठन शुरू करें। है ब्रेक? तो ब्रेक के बाद आप लोग पठन कर लें, ठीक? हाँ, सब 2-3 दिन से हम बात कर रहे थे कि जो हमारा डेली 1 घंटे का जो चल रहा है उसको हमें और ठोस करना है ना? तो अभी सब लोग एक सुबह का जो चल रहा था 7:30 से 8:30, 1:30 से 2:30 और 2:30 से 3:30, एक ये उसको एक सब लोग जिम्मेदारी ले ले, है ना? कि ये सत्र की जिम्मेदारी में इसकी मेरी और इसकी मेरी एक करना पड़ेगा अब थोड़ा. फिर हफ्ते में एक बार हम लोग सब मिले एक दिन. अभी सैटरडे तय किया था तो सैटरडे नहीं मिल पा रहे हैं, सबके अपने अपने है ना व्यस्तता है. तो कबीर भाई का प्रस्ताव है कि संडे को मिले 1 घंटा, मान लो संडे को एक दिन मिले
1 घंटा 1-2 घंटा जितना भी मन करे, तो क्या पूरे 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 वीक में नहीं, सैटरडे को क्यों नहीं मिल पाते? वो अब रेगुलर चलता है। सर इसमें क्या होता है कि अभी कनेक्टिविटी नहीं रहती है। वीक में हर रोज होता है ना, तो 2-3 दिन आ पाते हैं, 2-3 दिन नहीं आ पाते हैं, तो फिर उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि कुछ छूट जाता है, फिर वापस कनेक्ट होते हैं। तो एक संडे एक बैच ऐसी भी हो कि संडे 2 या 3 घंटे है ना कि पूरा अच्छे से पठन नहीं हो, और फिर उस पर ही डिबेट हो। अगर सबके लिए मत करो, किसी नहीं, की छुट्टी सबके लिए है। नहीं, कोई जिसको भी मतलब प्रेफरेबल हो वो हो। ऐसा है। क्योंकि मेरी तरफ से मुझे संडे ज़्यादा प्रेफरेबल है। नहीं तो कितने लोगों को संडे प्रेफरेबल है? हाथ उठाइए, कितने लोगों को संडे प्रेफरेबल है? हाँ, समय कोई भी हो सकता है। हाँ, समय कोई, संडे तो आफ्टरनून। लगभग 2 लोग। वो लोग हो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एक हो तो 2 नहीं, देखिए संडे बचाए रखिए परिवार के लिए। क्या है कि सबको यदि या तो सबकी सहमति हो तो अलग बात है, आप परिवार सहित आते हैं तो अलग बात है, नहीं तो वो हाँ हाँ आंसर नहीं मिल रहा है। मतलब सैटरडे हमने तय किया था कि सब 1 घंटा मिलेंगे, कोई नहीं आ रहा है। तो अब एटलीस्ट सब लोग अभी बैठे हैं, तो एक बार खुला हो जाए कि क्यों नहीं आ पा रहे, क्योंकि 1 घंटा की तो बात है। क्योंकि एक दिन देखिए पूरे हफ्ते में जो हुआ है उसका सबको पता चल जाएगा कि भाई इस ग्रुप में यहाँ अटके हैं, या तो यहाँ इतना बढ़िया उपलब्धि हुई है। तो सारे ग्रुप मिलके एक बार सैटरडे मिलना जरूरी है ना। तो अब 1 घंटा नहीं निकल रहा है, सब व्यस्त हैं। तो कहाँ व्यस्तता है वो हम मिलजुल के निकालें उसको भी। चलो 1 घंटा जो भी सबको अनुकूल समय हो, तो ये तो हमको ही आपस में मिलके तय करना पड़ेगा ना कि हम कहाँ फंसे हैं। 1 घंटा ही निकालना है। तो जैसे भैया ने प्रस्ताव दिया संडे को परिवार के लिए रखे, चलो, है ना, क्योंकि वो भी एक जरूरी है। और मंडे टू फ्राइडे 1 घंटा रिगरस सब पढ़े बढ़िया सा। इसमें हर एक व्यक्ति जिम्मेदारी ले ले। सुबह के 7:30 वाली एक व्यक्ति, 1:30 बजे की एक दूसरा व्यक्ति, और 2:30 बजे की तीसरी, तो 3, तो दोनों में 2-2 व्यक्ति रहे। हाँ, 2-2, वो भी है ना। हाँ, ये 3 ग्रुप में हम मिल रहे हैं, तो ये 3 में डिस्ट्रीब्यूट कितना कौन से टाइम में कन्वीनियंट है वो पहले देखना चाहिए। क्योंकि वो 7:30 to 8:30 चलाया था, तो वो तब सबको कन्वीनियंट नहीं है, तो एक मर्ज कर देते। 3 अलग अलग टाइम रखने की जरूरत नहीं है, 2 कर लो। एक छोटा सा रीज़न ये भी था कि जो रूम लाइब्रेरी में ये हो रहा था वो पिछले 2 महीने से थोड़ा रिपेयर में चला गया था। उसकी वजह से भी मुझे लगता है थोड़ी सी लिंक टूटी। तो अभी वो रिपेयर हो रहा है, एंड आई थिंक बाय दिस वीकेंड वो हो जाएगा। मंडे से वो रूम भी बन जाएगा, तो अगेन वी कैन स्टार्ट। और दूसरा एक मीन्स ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, सैटरडेज़ की जो मीटिंग, आई मीन डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन सैटरडे कम से कम एक एजेंडा से मिले, वो सबको कम्युनिकेट हो कि भाई इस बात पे कम्युनिकेशन, मतलब इस बात पे चर्चा होगी। कभी कभार क्या होता है भैया कि हम मिलते हैं, लेकिन जब कोई सार्थक चर्चा नहीं चलती, वो बड़ा कारण है। तो कुछ लोग आते हैं, फिर अगले सत्र में वो जुड़ नहीं पाते, वो फिर उनको लगता है कि जाने की ज़रूरत नहीं, ये तो कुछ और ही चल रहा है। तो ऐसा ना हो, और सैटरडे कम से कम हम लोग मतलब अन्यथा ना लें इस चीज़ को। मैं जब कम्युनिकेट कर रही हूँ ये भी असर करता है। तो एक पॉइंट टू पॉइंट चलें कि भाई चलो हम लोग एक रिवीजन कर रहे हैं। जैसे हम लोग आई थिंक जब रिवीजन सत्र के नाम पे जब हम सैटरडे को मिलते थे, काफ़ी ज़्यादा लोग आते थे, तो उसको पकड़ के रखें उस दिन। फिर उसके अलावा कोई चर्चा नहीं। हम लोग क्या करते थे भैया, 3 सत्र अलग अलग स्पेस में चलते थे,
तो राकेश भैया सैटरडे को वो तीनों का पेस एक कर देते थे और अगले हफ्ते के लिए पूर्व भूमिका बांध देते थे कि अगले हफ्ते हम ये करेंगे, इस चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे, उसमें इस तरह की थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ताकि पढ़ते समय उसकी और बेस बन जाए। तो आई थिंक तब तक काफ़ी अच्छा चल रहा था, तो उसी को ही अगर हम वापस कर पाएँ तो आई थिंक एक ज़्यादा गति बनेगी। ठीक है ना। मंडे टू फ्राइडे स्ट्रेंथ नहीं बन पाती थी, तो पहले तो मंडे टू फ्राइडे करना पड़ेगा, फिर सैटरडे का कुछ मतलब रहेगा। ठीक। अदरवाइज सैटरडे को मानो मंडे टू फ्राइडे आया ही नहीं और सैटरडे को विथ एजेंडा भी मिले तो क्या मिले। तो पहले तो मंडे टू फ्राइडे को फिक्स किया जाए, बाद में जो भी वो कंटिन्यूटी है, क्योंकि उसको पूरा हफ्ते में क्या बातचीत हुई है वो पता रहता है, तब जाके हम सैटरडे को कुछ बात कर पाते थे। और सैटरडे हमने इसलिए भी रखा था, 3:30 बजे 4 बजे आपका कॉलेज मान लीजिए ऑफ होता है और अगली सुबह फिर हम 7:30 बजे फिर कॉलेज आ जाते हैं ना, सभी 7:30 बजे, 7:30 3:30 तक है ना, सभी ऑफ हो जाते हैं। तो अपने लिए कुछ पर्सनली भी घर में कुछ समय दे पाते हैं, नहीं दे पाते? घर में क्या कर पा रहे? ये 3:30 से घर पहुंचने में आपको 15 मिनट लगते होंगे, फिर राजकोट छोटी सी जगह है। 4 बजे, ये 4 बजे तो और सोते समय रात को 11 बजते होंगे। कितने बजे सोते हो? 11 बजे। तो 4 से लेके 11 कितने घंटे? 7 घंटे रोज। इस 7 घंटे रोज में एग्जैक्टली हो क्या रहा है? कितने घर के काम होते हैं, कुछ और बिजनेस है, मतलब वो कितना इफेक्टिवली यूज कर रहा है, हम स्व मूल्यांकन कर लें। क्या लगता है? हर व्यक्ति अपनी अपनी स्थिति बताए। 4 से 11 में क्या कर रहे हैं? चार से 11 का आपका रूटीन क्या है? बोलो। मैं बताऊं? माइक ले लो। हाँ, जैसे मेरा तो 4 बजे फ्री हो जाती हूँ, ऐसा नहीं होता पहले। कभी 4 भी बजते हैं, कभी 5 भी बजते हैं। 5 बजे यहाँ से जाने के बाद मेरे हस्बैंड ने जिम खोला है, इन लोगों को पता है, तो मैं 1-1.5 घंटा वहाँ देती हूँ। आप करती हैं कि कराती? मैं दोनों। और फिर मेरी बेटी का वो कथक में जाती है, उसको लेना छोड़ना 1 घंटा उसमें जाता है। तो 5 to 6 मेरा जिम, 6 to 7 उसका कथक। उसको लेके मतलब 7, 7:15 बजे वो वहाँ से फ्री होती है। 7:30 तो वहीं बच जाते हैं। फिर मार्केट के बहुत सारे काम होते हैं, आधा घंटा मिनिमम। प्रेस के कपड़े, चावल आटा कुछ खत्म हो गया, आप लोगों से तो पूछने व्हाटएवर। फिर भैया 8, 8:30 तक हम घर पहुँचते हैं, डिनर का प्लान दिमाग में रख के। 1-आध घंटा सपोज किचन की सुबह वाली सफाई, पहले तो जो सुबह करके निकले होते हैं वो, फिर डिनर, साथ में बच्चे का होमवर्क, कल की प्रिपरेशन। तो वो करते करते ही 11 तो मतलब शरीर साथ छोड़ देता है। और वापस सुबह 5 बजे तो उठना ही है। 5 बजे से 5:15 भी हो गया तो मतलब यहाँ 15 मिनट लेट। तो बहनों से पूछने की जरूरत अब नहीं। उसमें थोड़ा सा हम लोग पहले जुड़े हुए ही थे, मंडे टू फ्राइडे हम आ भी रहे थे रेगुलर अध्ययन के लिए, फिर सैटरडे भी हो ही रहा था। उसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है ना भैया, तो हम सीरियसली घर पे जाने के बाद तो अगर हम 10 मिनट भी निकालेंगे तो वो एक रिवीजन होगा, वो रीडिंग नहीं होगा। रीडिंग तो हमें डेफिनेटली यहाँ पर ग्रुप में ही चाहिए। अब जो हमारी जो ये नीड है कि ग्रुप में ही रीडिंग चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्वेरीज भी उठती हैं, तो एक जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डिस्कशन से हमको ग्रास्पिंग आती है वो अलग होती है। एक रीडिंग इंडिविजुअली करेंगे तो हम क्या समझ सकते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस आएगा। तो वो ग्रुप में ही चाहिए। अब ग्रुप में ऐसा हो रहा है कि सार संक्षेप ये है कि ग्रुप में अटेंडेंस कंपलसरी हो। हाँ, लेकिन उसमें फिर अभी क्या हो रहा है ना, जैसे हम लोग डिसकंटिन्यू किए, ऐसे बहुत से और भी लोग किए। तो मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि आप भी नहीं जा पा रहे हैं, मतलब एक गिल्ट है।
ऐसा नहीं है हम कि कुछ कमिट करते हैं नहीं कर पाते हैं तो गिल्ट तो वो गिल्ट बहुत बड़ा है कि खुद नहीं जा पा रहे हैं। तो सबका जो कंक्लूड मतलब एक क्रक्स जो निकल के आया वो ये है कि डिपार्टमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि उनको फुलफिल करने में नहीं करते करते हमें 4 बज रहा है, तो कैसे करें। तो अब पहले क्या हो रहा था, जब स्टार्टिंग में ग्रुप फ्रेम हुए थे तब हमने जो भी कन्वीनियंट टाइम बोला था, सपोज 2:30 to 3:30 या जो भी मॉर्निंग बोला, तो वो स्लॉट हमारा लेक्चर नहीं होता था। अभी वो लेक्चर हो गया। तो अब लेक्चर्स हैं। अब लेक्चर्स हैं तो अगर हम ये बोलें कि लेक्चर नहीं रखें तो आगे से ये है कि फिट ही इसी में हो रहा है, इसी स्लॉट में आपका सब्जेक्ट वाइज लेक्चर फिट होगा, तो हम इसको रीशेड्यूल नहीं कर सकते। तो आप स्लॉट बदल दो। वो फिर सर भैया वो तो पूरा एक चेन है ना, मतलब वो नहीं हो रहा है ऐसा। फिर जैसे अदर एक्टिविटीज़ में सपोज़ कि एग्ज़ाम ड्यूटी है, मिड टर्म एंड टर्म ड्यूटी है, तो पहले कैसा हो रहा था कि जैसे ये 6 दिन का शिविर लगा, लास्ट टाइम भी जो हुआ था भैया मेरा फुल डे मतलब फुल शिविर मेरा एब्सेंट था। फुल्ली एब्सेंट इसलिए था क्योंकि मुझे ड्यूटी था। अभी ड्यूटी अगर शिविर नहीं है तो हम कर रहे हैं तो वो तो डेफिनेटली हमें करना है क्योंकि पे ही हमको उन सब एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टीचिंग वर्क का मिल रहा है। पर अगर शिविर है फिर ऐसा एक्सपेक्टेशन मतलब ऐसा खुद से भी नहीं, खुद भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने आप से कि हम 3.5 घंटे का पहले एग्ज़ाम ड्यूटी करें, फिर उनका चेकिंग आ जाता है हमारे पास और फिर हम आधे दिन के लिए या 2 घंटे के लिए शिविर में आए, क्योंकि फिर वो मेंटालिटी ऐसी बन जाती है कि अब पूरे दिन का निकल गया तो अब 1-1.5 घंटा जा कर के वो पूरा मतलब कोई मीनिंगलेस हो गया। तो वो जो एक हम भाग नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई काम नहीं करना चाहते हैं, हम जितना बेस्ट हो सकता है हम कर रहे हैं, लेकिन वो हेल्पिंग हैंड हमें चाहिए। मतलब मैं तो मेरा पर्सनली लेवल पर मैं बात कर रही हूँ। अभी MBA डिपार्टमेंट से सबसे ज़्यादा फैकल्टीज़ एक टाइम पे थे, अभी आज की डेट में MBA डिपार्टमेंट से यहाँ कोई प्रेजेंट नहीं है सर भैया। मैं भी मतलब टोटली इरेगुलर, मतलब मैं कल नहीं थी, उससे पहले थी, आज हूँ, तो किसी पे हम ब्लेम भी नहीं कर रहे हैं। बट एक ये विज़न क्लियर हो कि सपोज़ ये 5 या 4 या 2 फैकल्टीज़ इसमें अगर हैं, और काफ़ी तो सर भैया खुद क्विट कर लेते हैं। तो जैसे 5 थे तो 5 में से तो 2-3 ने खुद से विलिंगली कह दिया कि अभी हमारी नहीं समझ या गति है, हम क्विट करना चाहते हैं। अब जो बची 1-2-3 फैकल्टीज़ होंगे उनको एक हेल्पिंग हैंड, एक सपोर्ट चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। इसमें कोई ब्लेम नहीं है, पर ये रियलिटी है। और ऐसा भी दिखता है कि हो सकता था, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है तब हम बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल कल का ही एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लें तो 4 क्लासरूम्स में हमारा मिड एंड टर्म चल रहा था। एंड टर्म मतलब 3 आवर्स का एग्ज़ाम, प्री GTU एग्ज़ाम, आना जाना 15-15 मिनट उसमें प्री रिपोर्टिंग रहता है, तो 3.5 घंटे का फुल्ली स्टक। अब 4 रूम में वो एग्ज़ाम चल रहा था, एक रूम में 30 का सिटिंग था, जबकि एक रूम में जो नॉर्मली हम लोग 60 का सिटिंग रखते हैं। तो कोई एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था तो वो सिटिंग 30 का बचा। तो अगर हम 2-2 को मर्ज कर देते तो 2 वो फैकल्टी फ्री हो जाते जो विलिंगली लिटरली कंटिन्यूटी में यहाँ आ रहे हैं। वो बहुत प्रैक्टिकली किया जा सकता था, उस पर किसी के ऊपर बर्डन नहीं आता। तो ऐसी चीज़ें अगर एग्जीक्यूट हो रही होंगी तो वो हमारे लिए एक मेंटल मोरल सपोर्ट भी है, और फिर एक क्वालिटी फॉर्मेशन होगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारे में हम लोग स्टक हो जाते हैं, फिर एक स्टेप और हम पीछे चले जाते हैं, और फिर वो बहुत बड़ा गिल्ट है। मतलब फिर तो ऐसा लगता है कि आंखें भी कैसे मिलाएं हम लोग, मतलब वो बहुत खुद से भी और सबसे भी वो गिल्ट है बहुत बड़ा। फिर जितनी कोशिश हो सकती है, जितनी भी हम खुद से या उसको खुद से रीड करके, जैसे भी जो भी क्योंकि 4 बजे के बाद जैसा मैडम ने भी बताया कि ऐसा नहीं है कि शार्प 3:30 हम निकल जाते हैं। ऐसा भी रहा है कि हम यहाँ 6 बजे तक भी हैं, तो वो डेली हम 3:30 और फिर जिस दिन हम 6 बजे तक हैं उसके अगले दिन तो हमारा 3:30 निकल के भी वो काम नहीं हो पाता है जो 2 दिन नॉर्मल में हो जाता है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो वो बहुत मुश्किल है। वो वहाँ पर जा कर के ऐसा सोच लेना कि हम सच में रिवीजन रीडिंग कुछ कर पाएंगे, यही चाहिए, वो ग्रुप में चाहिए, और बिना किसी के ऊपर हमारी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपे और बिना किसी के ऊपर कोई एलिगेशन या किसी से भी कोई नहीं, तो आपके हेड से मिलके आप उसको सुनिश्चित नहीं कर सकते? भैया अगर सुनिश्चित सपोज हम कर सकते हैं, सपोज, तो फिर हम 5 ने किया ही होता। नहीं कर सकते।
मतलब हम 5 अगर ड्रॉप किए हैं तो फिर कुछ तो ऐसे प्रैक्टिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ होंगे कि नहीं हो पा रहा है। देखो भाई, मिलजुल के देखो इसको, है ना, 3 प्रिंसिपल साथ में। हाँ, तो 7:30 मिलते ही 7:30 वाला हम रेगुलर चालू मिलते ही मिलेंगे। ठीक है, कल मंडे से। हाँ ठीक है। मैं मॉर्निंग में कौन कौन आ सकते हैं? 7:30 to 3:30, 1 2 3 4 5 6 ना, अभी टाइम टेबल बनाना नहीं, है एक तो बार उस बना- हिसाब से। नहीं तो एक बार ना ये कर लीजिए कि जितने जैसे 5 लोग थे एमबीए वाले, एक बार सबसे पूछ लीजिए, एक बार अपने अपने डिपार्टमेंट्स में प्यार से पूछ लीजिए कि अब रीशेड्यूल हो रहा है, तो जिसको आना है वो अपना नाम बता दे, उसके हिसाब से वो सेटिंग जमाने के लिए प्रयास करेंगे। और आप सीनियर लोग ये जिम्मेदारी ले लें कि मिलजुल के, वो इनकी जिम्मेदारी ना रहे, आप मिलजुल के उसको सुनिश्चित कर लें कि वो सेट हो जाए। तो मिल लेंगे सर। ठीक है, तो तीनों प्रिंसिपल, मनोरंजन सर, जी सर के साथ आप- मिलकर, हाँ, और एमबीए के हेड को मिल मिलके लेंगे। इसको सुनिश्चित कर लें कि और- ये ग्रुप ठीक से चल रहा है। हाँ जी, माइक। સર સવારમાં 7:30 to 8:30 જ્યાં સુધી બધા લેક્ચર્સ ને જે સેટલ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી એ હેડ નીકળી નથી શકતા, અને અમુક જે મેઇલ્સ આવે છે, હા એ ખ્યાલ છે સર, પણ એમાં 1:30 to એ ખ્યાલ છે સર, પણ મારી કન્ડિશન એવી થાય 7:30 to 8:30 માં મેઇલ બી બે જે બહુ અગત્યના, એ ખ્યાલ આવી ગયો। 1:30 એનો હું શિડ્યુલ કહું, 1:30 to 2:30 અમારા બધા જ સ્ટાફ એક સાથે જમવા જતા હોય છે, ને 2:30 to 3:30 મેં એવું જોયું છે કે 80% વધારે ફોલોઅપની એક્ટિવિટીઝ હોય છે, જે રોજે રોજનું લેવાનું હોય અને એ હેડને જ લેવાનું હોય છે, અને કાં તો 80% વધારે તો હવે એવું જોવા મળે છે કે મીટિંગ જ હોય છે ખાલી। બસ એ જ કહું છું સર કે જેમ કે મેં એક સોલ્યુશન આ લોકોને એવું કીધું હતું કે જો બને તો 8:25 પછીનો પણ એક બેચ ચાલુ કરો તો કદાચ આવવાની શક્યતાઓ વધી જાય, કારણ કે સવારમાં ઘણી વખત તો એવું થાય છે સર, એ 8:25 બી નહીં, ઓલમોસ્ટ 9 સુધી તો મેઇલ જ ચેક કરવામાં ને સેટલ કરવામાં, એટલે કોઈ